हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बौद्ध युक्ति क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों के लिए जो कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस लेकर आया गया निपुण सीरीज के तहत, यह 71वीं और 72वीं स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज चल रहा है तो आप इसे ज़रूर समझने का प्रयास कीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग पॉलिटी के टॉपिक को लेकर आए हैं, जहां पर हम लोग समीक्षात्मक अध्ययन शैली के तौर पर सारे पॉलिटी के टॉपिक को देखेंगे। यह क्यों जरूरी है समीक्षात्मक अध्ययन? क्योंकि आप जो करंट में अपडेट हो रहा है पॉलिटी के सेशन में, तो आप उसको कैसे समीक्षा के तौर पर देख सकते हैं या किसी टॉपिक को किस रूप से समीक्षात्मक रूप से समझ पा रहे हैं। इसलिए आप लोग इससे पहले हिस्ट्री वाले पार्ट में देखेंगे तुलनात्मक अध्ययन शैली, तो यह विभिन्न अलग अलग स्वरूप में हम लोग लेकर आ रहे हैं हर टॉपिक को, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। उससे पहले हम देखते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा जो प्रस्तावना, उसमें कौन कौन से सब टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, टॉपिक के विभिन्न पार्ट को देख लेते हैं और ये क्यों जरूरी है इस पर भी सबसे पहले चर्चा कर लेंगे। उसके बाद विगत प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। देखिए, विगत वर्षों के प्रश्न के सेशन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना जो हमारा है उसका दार्शनिक आधार क्या है, उद्देश्य और ध्येय क्या है, इसके संदर्भ को समझेंगे। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप दार्शनिक संदर्भ को नहीं समझिएगा, दार्शनिक आधार को नहीं समझिएगा, उसके उद्देश्य को नहीं समझिएगा या उसका ध्येय किस रूप में आंका गया था और वर्तमान वो किस रूप से दिख रहा है, अगर आप इसके बीच के तुलनात्मक अध्ययन नहीं करिएगा या समीक्षात्मक अध्ययन नहीं कीजिएगा, तब तक आप उसके आदर्श को समझ ही नहीं पाइएगा या उसका लक्ष्य क्या है या उसका भविष्य क्या है, किस रूप से उसे गढ़ा जाना चाहिए, इस संदर्भ को समझने की जरूरत है। वहीं प्रस्तावना में निहित राजनीतिक दर्शन का विश्लेषण करें, किस प्रकार के राजनीतिक दर्शन अपनाए गए हैं। आप दार्शनिक स्तर एक अलग स्वरूप होता है जिसमें राजनीतिक स्वरूपीकरण अलग होता है, तो उसमें राजनीतिक दर्शन किस रूप से प्रस्तावना में निहित है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद विभिन्न देशों की प्रस्तावनाओं की तुलनात्मक भारतीय प्रस्तावना से करेंगे, तुलना करेंगे तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर कि कुछ महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक स्वरूप वाले देश है, उसमें प्रस्ताव उससे सब उन देशों में उसके संविधान में प्रस्तावना का क्या स्वरूप है, उसका डिमांड क्या है और भारतीय संदर्भ किस रूप से प्रस्तावना को देखता है। एक तुलनात्मक अध्ययन देख लेंगे ताकि आपसे कभी प्रश्न में पूछे, मेंस में प्रश्न पूछ दे या इंटरव्यू में आपको यहाँ से प्रश्न पूछ दे, तो आप इसके लिए टेंशन न लेंगे, आप उस प्रकार के शैली के साथ जा पाइएगा ताकि अंतिम स्वरूप में सारे उत्तर को दे पाएंगे। और इंटरव्यू में यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना पर पाश्चात्य और भारतीय चिंतकों का क्या रहा है प्रभाव, यह भी बहुत जरूरी पक्ष है, क्योंकि भारतीय संदर्भ तो समझ लेते हैं, गांधीयन थ्योरी क्या है, नेहरूयन थ्योरी क्या है या XYZ बहुत से थ्योरी इसमें भारतीय चिंतक है, पर विदेशी चिंतकों का क्या है, पाश्चात्य जो सभ्यता के साथ जो पाश्चात्य चिंतक रहे हैं तो वो किस रूप से प्रस्तावना के आदर्शों में शामिल हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, तो इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। लगातार यह संविधान या सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में यह चर्चा का विषय बना रहता था पहले, हालांकि अब इस पर डिसीजन हो रखा है, फिर भी आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। इसके सभी संदर्भ को हम देखेंगे कि किन संदर्भ में किन आधारों पर हम यह कहेंगे कि यह संविधान का अंग है, तो इसके संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए उसके परिप्रेक्ष्य में सारी चीजें देखी जाएंगी। फिर प्रस्तावना और संविधान के मूल ढांचे का संबंध क्या है। अगर हम बात कर ले केशवानंद भारतीवाद के बाद की स्थिति को, तो यहाँ पर समझिएगा प्रस्तावना और संविधान का मूल ढांचा कैसे प्रतिबंधित होता है, एक दूसरे के पूरक या एक दूसरे का सहयोगात्मक स्वरूप में देखने को मिलता है, तो यह भी आपको समझना है कि मूल ढांचे में इसकी स्थिति क्या है। उसके बाद देखेंगे प्रस्तावना का न्यायालयों द्वारा प्रयोग कैसे किया जा रहा है। हम इसे दो सेशन में देखेंगे, एक विगत 5 वर्षों के तौर पर देखेंगे कि विगत 5 वर्षों में क्या कर रहा है न्यायालय, किस रूप से प्रस्तावना का प्रयोग किया है, और विगत 5 वर्षों के बाद जब से प्रस्तावना की चर्चा हुई है हम उस समय से बात कर लेंगे। उसके बाद केशवानंद भारती का अलग से चर्चा करेंगे ताकि आप समझ पाइएगा कि अगर आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछ दे, अभी हाल 2026 की बात कर लेगा, जैसे अभी सैनिटरी नैपकिन जो है उसके लिए आपको माननीय न्यायालय के द्वारा कुछ बातें की गई, तो किस संदर्भ में वो बात कर रहा है यह भी हम लोग देख लेंगे। हालांकि ये मौलिक अधिकार के संदर्भ में चर्चा हो रही है, पर प्रस्तावना कैसे उसको निर्देशित किया है इस संदर्भ को समझिएगा। उसके बाद प्रस्तावना में विधिक स्थिति क्या है, इसे हम देखेंगे, विधिक स्थिति क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, एक आलोचनात्मक विश्लेषण कर लेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देशित किया गया था उसका लीगल स्टेटस क्या है, एक आलोचना
रचनात्मक परीक्षण करेंगे, क्या यह सही है, क्या यह गलत है, इसके संदर्भ में। उसके बाद देखेंगे क्या वर्तमान में भारत में प्रस्तावना के आदर्श साकार हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या मेंस में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या प्रस्तावना के जो आदर्श हैं, जो आदर्श आपको बताए गए हैं, दार्शनिक आधार है, राजनीतिक दर्शन है, या XYZ किसी प्रकार के आपके संदर्भ बताए गए हैं। जो लास्ट आपको BPSC PYQ मेंस सृजन सीरीज के तहत जो मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें ध्यान रखिए क्या वो सपने आदर्श साकार हुए हैं, कि क्या साकार, किस रूप में हुए। यस, वस्तु स्थिति आपको देखने, किसी स्थिति में, या हम कह सकते हैं किस स्थिति में, या इसकी वस्तु स्थिति क्या भी है, वस्तु स्थिति क्या है, यह जांच करने के लिए आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद प्रस्तावना के आदर्शों के समकालीन प्रासंगिकता क्या है, वर्तमान में इसकी समकालीन प्रासंगिकता क्यों प्रस्तावना हमारे लिए वर्तमान में, या हमारे जो शासन प्रशासन उसके लिए एक दिशा निर्देशक के तौर पर काम कर रहा है, उसकी प्रासंगिकता कैसी अभी तक बनी है, आने वाले वर्षों तक बनी रहेगी। इस सारे संदर्भ को हम अगले 1 से सवा घंटे के क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा। अब यह इसलिए बोल रहे हैं कि अब यह कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस है। इस वीडियो के देखने के बाद किसी भी प्रकार का कंटेंट आपको देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसी सारी चीज़ों में आपको अपडेट 2026 तक का भी, जनवरी 2026 में जो हुआ है तब तक का करके दे दूंगा। तो आगे आने वाले एग्जाम में जो भी आपके एग्जाम होंगे आने वाले, जैसे 71वीं होगा या 72वीं की हम बात कर ले, तो बहुत सी चीज़ों को सॉल्व कर ले, या इसके अतिरिक्त यूपीएससी के UPPCS के एग्जाम होंगे, MPPCS का एग्जाम होंगे, तो आप उसको सारे को कवर कर सके। तो चलिए आगे बात करते हैं। उससे पहले BPSC के कुछ क्वेश्चन को हम देख लेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे। देखिए यहाँ से 4 प्रकार के प्रश्न अमूमन पूछे गए हैं, जहां पर आपको जरूर समझने की जरूरत है। इसके अलावा भी बहुत से प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, कोऑर्डिनेट करके प्रश्न पूछे जा चुके हैं, या अन्य एग्जामों में बात प्रश्न पूछा है। भारत के संविधान के उद्देश्य के प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य और महत्व का परीक्षण करने बोल रहा है, 42वीं में पूछा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति और महत्व का मूल्यांकन करें, यहाँ 45 BPSC में पूछा जा चुका है। उसके बाद बताइए किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों कार्य योजना प्रस्तुत करती है। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करिए, 69 में आपको प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, आपको मैंने जो BPSC का जो PYQ मेंस सीरीज चल रहा है उसमें प्रतिष्ठित दर्शन का औचित्य और महत्व का परीक्षण, उससे संबंधित वीडियो एनालिसिस मैंने कर रखा है, तो आप जाके जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आगे बात करता हूँ। प्रश्न आप समझ गए किस प्रकार के प्रश्न आए, उसके अतिरिक्त जो भी चीजें बताऊंगा वो आपके लिए अच्छे से उसको कवर करके जाने की जरूरत है, या इसी से संबंधित प्रश्न को भी करके जाने की जरूरत है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के संबंधी परिचय। परिचय को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रखे हैं कि परिचय बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर करने की आवश्यकता आप सभी को है। तो यहाँ पर मैंने BPSC PYQ मेंस के सीरीज के तहत जो सृजन सीरीज है उसमें चर्चा कर रखा हूँ। तो यहाँ पर कुछ शब्दों को जरूर आप ध्यान रखिएगा कि दार्शनिक उद्घोष करता है, और जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम की आकांक्षाएं थी, जैसे स्वराज, सामाजिक न्याय, समानता, मानवीय गरिमा को स्थापित करना, इसकी पूर्ति कौन करता है, प्रस्तावना संबंधी जो दिशा निर्देश है उसके द्वारा किया जाता है। यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया उद्देशिका के संदर्भ में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो वर्तमान में संशोधित होकर वर्तमान संशोधित रूप में यह लिखा गया है, तो घोषित करते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को राष्ट्र निर्माण का एक आधार देता है। तो क्या देता है, राष्ट्र आधार का, यह राष्ट्र निर्माण का एक आधार देगा, यह संदर्भ समझिएगा। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती बाद जो 1973 हुआ था, उसके बाद जो प्रकृति बदली है प्रस्तावना के संदर्भ में, किस रूप से वो मूल ढांचे के संदर्भ में विकसित हुआ। उसके बाद ध्यान रखिएगा, रचना केवल संबद्ध मानकर उसके विधिक महत्व को स्थानीय किया गया, अर्थात उसका विधिक लीगल स्टेटस को स्थापित किया कि ये मूल ढांचा, इसमें किसी प्रकार का नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकता। आप सकारात्मक संशोधन कर लो पर नकारात्मक नहीं होगा, नेगेटिव व्यू से के उद्देश्य के साथ नहीं होगा। अब ध्यान रखिए, केवल औपचारिक प्रस्तावना यह नहीं है, बल्कि भारतीय राज्य की आत्मा और उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता को संक्षिप्त और सशक्त अभिव्यक्ति पत्र के तौर पर देखने को मिलता है, या इस रूप से भी स्पष्ट होता है। आप कहने का अर्थ यह है वैचारिक प्रतिबद्धता। हालांकि ध्यान रखिए, संविधानवाद यह बोलता है जो संविधान में लिखी गई बातें उसके ऊपर भी जाकर, उसके इतर भी जाकर, या उससे अलग भी जाकर, जब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहे हैं आप, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहे, तो उसके उद्देश्य को पूर्ति कैसे कीजिएगा, उसके संदर्भ को कैसे लाइएगा, उसके गरिमा को कैसे स्थापित कीजिए, इस जैसे शब्दों का है ना पूर्ण मूल्यांकन करना, प्रतिबद्धता को स्पष्ट करना। वो प्रत्येक शासन प्रशासन जो हमारा राज्य जो परिभाषित है, राज्य परिभाषित है अनुच्छेदगत, आपको अनुच्छेद 12 में उसके संदर्भ में बात कर रहा है।
आप जब आप बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12, उसमें जो राज्य के संदर्भ में बातें स्पष्ट की गई है, उसके संदर्भ में सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया। अभिव्यक्ति पत्र है कि पूरा संविधान आप नहीं समझ पा रहे, कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति, केवल प्रस्तावना को समझ लीजिए, उसके संदर्भ को समझ जाइए कि राज्य क्या करना चाहता है, एक शासन के व्यक्तियों से किस प्रकार की अपेक्षा कर रहा है, उसके बाद उसमें लगे तंत्र से कैसी व्यवस्थाओं की कल्पना की जा रही है, बस उसी मात्र को समझने का एक अभिव्यक्ति पत्र यह है। इसके परिचय के संदर्भ में समझिएगा। उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रस्तावना दार्शनिक आधार और उद्देश्य इसका क्या है। तो इसके संदर्भ को समझने से पहले आप कुछ चीज़ों को स्पष्ट कर लीजिए कि दार्शनिक आधार होता क्या है। देखिए, दार्शनिक आधार अप्रत्यक्ष रूप से जो हमें नैतिक करता है ना, नैतिक बनाता है, उसके संदर्भ में होता है। वो व्यक्ति को भी करेगा, समाज को भी करेगा और शासन प्रशासन को भी करेगा। प्रशासन को भी क्या करेगा? यह दार्शनिक आधार होता है जिसका मूल उद्देश्य पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिएगा, इसके मूल में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव संदर्भ में चीज़ों को देखने की बात करेगा कि तुम नेगेटिव नहीं सोचना है भाई। दार्शनिक आधार में उसका आधार यह सोचना है कि पॉजिटिव ही इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो यह संदर्भ समझिए, किसको नैतिक रूप से पॉजिटिव करने की बात कर रहा होगा, किसको, व्यक्ति को, संबंधित संस्थाओं को, समाज को, या उसके संदर्भ में शासन प्रशासन जो व्यवस्थाएं चलाई जा रही है। कुल मिलाकर हम जब बात करते हैं कि दार्शनिक आधार में किसकी बात होगी, तो हमेशा याद रखिए, जब भी उत्तर लिखिएगा पॉजिटिव सेंस में ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, उसके भारतीय संविधान में जो दार्शनिक उद्घोष किए गए हैं, तो क्या उद्घोष है? ध्यान रखिएगा, उद्घोष यह केवल प्रारंभिक वक्तव्य नहीं है, बल्कि राष्ट्र सामूहिक आकांक्षाओं। अभी मैंने क्या बोला यहाँ पर, शासन प्रशासन की, व्यक्ति की, समाज की, ये क्या है? सामूहिक आकांक्षाएं। किस रूप से? जो हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें नैतिक बना रहा है, हमें एक राष्ट्र के तौर पर समूहित होने के लिए, एकत्रित होने के लिए, ताकि विकास हो सके, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को हम और भी बेहतर कर पाए। अब ध्यान रखिए, स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो विरासत हमें मिली, उसके भविष्य में सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों का ध्यान रखिएगा, सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों की घोषणा पत्र के तौर पर हम देखते हैं। अब यह सामाजिक राजनीतिक ही क्यों बोला जा रहा, आर्थिक क्यों नहीं बोला जा रहा? अब यह समझने का प्रयास कीजिएगा, जब हम सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों को स्थापित करने की प्रक्रियाओं में जाते हैं ना, प्रक्रियाओं में जाते हैं, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। आप ट्रिकल डाउन थ्योरी पढ़े होंगे, उसमें आर्थिक समीक्षा आपको यहाँ पर, आर्थिक ट्रिकल डाउन थ्योरी में क्या होता है, जब हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो छोटे लक्ष्य ऑटोमेटिक उसके साथ प्राप्त हो जाते हैं। वही संदर्भ में समझिए, जब हम सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ आदर्श को पूर्ति करेंगे ना, तो आर्थिक जो हमारा लक्ष्य है वो भी प्राप्त हो जाएगा, आर्थिक आदर्श हमारे प्राप्त हो जाएंगे। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी के तहत इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट कीजिएगा, मूल ध्येय क्या? सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों को स्थापित करना, ताकि व्यक्ति विशेष अब समाज के तौर पर सशक्त हो, उसके बाद वो राजनीतिक उसका सशक्तिकरण हो सके। इस संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ध्यान रखें, हम भारत के लोग, भारत से प्रारंभ होकर जन संप्रभुता, लोकतांत्रिक मूल्य और सामाजिक परिवर्तन की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। तो यहाँ प्रतिबद्धता को संदर्भ को समझाने का प्रयास किया गया प्रस्तावना। यही सर्वोच्च न्यायालय की बात कर ले तो यह केस बहुत ही माइलस्टोन केस है, मामला था जिसमें 1973 का मामला, केशवानंद भारतीवाद मामले में इस संविधान मूल संरचना का अभिन्न अंग बताया गया और प्रस्तावना संविधान की आत्मा, दिशा और दृष्टि तीनों में सम्मिलित रूप के तौर पर स्पष्ट हुआ। तो आप मान के चलिए गए 73 के बाद संविधान में जो प्रस्तावना की चर्चा है वो केवल एक अभिव्यक्ति पत्र के तौर पर नहीं है, ये दशा दिशा भी तय करता है हमारा शासन प्रशासन का, जो शासन में लगे तंत्र हैं उनको। अब व्यक्ति विशेष को भी निर्देशित करता है, भाई तुम ऐसा डिमांड करो जो जिसमें हम समरता को स्थापित करें, ऐसे आदर्शों को स्थापित करो जिससे हमारे नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए किया जा सके। आपको यह भी समझने की जरूरत होगी। अब ध्यान रखिएगा, जब हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके प्रस्तावना के दार्शनिक आधार में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या बात होता है, तो ध्यान रखिएगा, जन संप्रभुता की बात हो रही होगी, विभिन्न अनुभवों, वैश्विक क्रांतियों और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों से प्रेरित है यह संदर्भ। ध्यान रखिए, ऐतिहासिक अनुभव हमारे अलग रहे हैं, हम शुरुआती दौर से रहे हैं, क्या गुलाम रहे थे, हमारे यहाँ पर शासन प्रशासन बहुत दिनों से चल रहा था दूसरे शक्तियों का, उसके ऐतिहासिक अनुभव थे। वैश्विक क्रांतियाँ उस दौर में हो चुकी, जब हम आज़ादी प्राप्त करें 1947 के दौर में, उससे पहले जब हम विश्व को खंगालते हैं तो बहुत सी रूसी क्रांति और बहुत से क्रांतियों के संदर्भ में विश्व
उसके आदर्शों को, फ्रांस की क्रांति के आदर्शों को समाहित कर रहा था, उनके आदर्शों को शामिल करना था। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत से आदर्श विकसित हुए जो आवश्यकता के अनुसार मांग भी की जा रही थी। तो अब समझिएगा, इसी में जन प्रभुता का एक प्रश्न आता है, जन प्रभुता का प्रश्न एक आएगा, संप्रभुता का एक प्रश्न आएगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे कॉन्सेप्ट को अपनाने की बात करता है। कुल मिलाकर बात वही है जो प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई। अब ध्यान रखिएगा, यह संदर्भ समझने की जरूरत है कि जो हम जन प्रभुसत्ता की बात करें, जो व्यक्तियों के अर्थात लोगों के, जो भारत के लोग उसकी संपूर्ण शक्तियों की बात करें, तो वहां पर किस प्रकार की सत्ता अंतिम स्रोत के तौर पर हम उसको देखते हैं। जो हम भारत के लोगों को देख रहे हैं कि अंतिम स्रोत कौन है, सारी शक्तियों का सृजनकर्ता कौन है, तो व्यक्ति है। सत्ता का अंतिम स्रोत कौन होगा, व्यक्ति होगा। वो जब तक नहीं चुनकर किसी व्यक्ति विशेष को भेजेगा तो शासन प्रशासन का अंग नहीं बन सकता। यही समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ कोई न राजा होगा न बाहरी शक्ति, यह लोकतांत्रिक संप्रभुता को स्पष्ट करता है। तो यह समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर किसकी बात की गई, व्यक्ति की अंतिम स्रोत के तौर पर देखता है। वहीं संप्रभुता की बात करते हैं तो आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होगा, किसी विदेशी शक्तियों का अधीन नहीं होगा। और यह सब सारे संदर्भ में आप लोगों को बीपीएससी के जो मेंस पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है सृजन, उसमें भी चर्चा किया था। पर ध्यान रखिएगा, यहां पर आगे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वायत्तता का आधार यह देगा, स्वतंत्र विदेश नीतियों को स्पष्ट करेगा। हमारी स्पष्ट नीतियां होगी, हम आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से स्पष्ट नीतियों को समाहित करेंगे। वही समाजवाद, जब 42वां संविधान संशोधन आता है 1976 में, तो इसका आधार क्या था, समान अवसर संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की बात करेगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा, लोक कल्याणकारी राज्य को धरातल पर उतारना और भी बेहतर तरीके। क्योंकि इससे पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 से पहले ध्यान रखिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य और न्यायपूर्ण वितरण की बात तो की जा रही थी, पर वो कहीं ना कहीं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में उतना सफल नहीं हो रहा जितनी आकांक्षा हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा की गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में इसे समझिएगा, जब 42वां संविधान संशोधन आता है तो इसका मूल ध्येय यही था कि अंतिम व्यक्ति तक समाजवाद के कॉन्सेप्ट को पहुंचाया जा सके, जिसमें न्यायपूर्ण वितरण की बात हो रही होगी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात हो रही, जो किसके लिए काम करेगा, उस अंतिम व्यक्ति तक काम करेगा, किसी सत्ताधारी के लिए काम नहीं करेगा, किसी एक एलिट वर्ग के लिए काम नहीं करेगा। इस तरीके से समझिएगा। यही भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित एक संभावनाओं के तौर पर हमें शुरुआत से दिख रहा है। तो इसका मुख्य ध्येय यही होगा, समाजवाद स्थापित करना। वहीं पंथ निरपेक्षता की बात करेंगे, राज्य सभी धर्मों के समान दूरी रखता है, प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय मॉडल सकारात्मक पंथ निरपेक्षता पर आधारित है, अर्थात धर्मों के अंदर भी अगर कई पंथ हैं उसमें भी समान व्यवहार की बात करता है। तो पंथों के साथ यह वर्गीकरण की बात नहीं करता है, बल्कि सामूहिकता की बात करता है। सभी को हम एक समान पहला रूप से समानता का अवसर देंगे ताकि वो अपने आप को बढ़ा सके, अपने शक्तियों के संदर्भ में अपने विचारों को और मजबूत कर पाए। अब ध्यान रखिए, लोकतंत्र की बात करते हैं, राजनीतिक समानता की बात करें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और प्रतिनिधि शासन की व्यवस्था लोकतंत्र का मूलभूत आधार है, जिसको सशक्त करने का यह मार्गदर्शन देता है, जिसमें जनता को ही इंपॉर्टेंट बोला जाता है। जनता के लिए, आप सुनते होंगे जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार की अवधारणा जो आपको अमेरिकी विचारकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वहां के राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो बाद के दिनों में लोकतंत्र का एक मूल कॉन्सेप्ट बन गया। तो यह चीज आपको समझने की प्रयास कीजिएगा। वहीं गणराज्य, राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है, इससे संभावना और उत्तरदायित्व की भावना। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो मानक बनाए गए अगर उसको पूरा कर लेता है, उसमें आप वो व्यक्ति जनसाधारण से होकर कहीं से भी किसी भी रूप में आप चयन होने के अधिकारी होंगे। बस जो मानक बनाए गए हैं, भारत का नागरिक होना, ये संदर्भ समझिएगा। उसके अलावा उम्र की सीमा है, यह भी ध्यान रखना है। अब न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता चारों आदर्शों फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, परंतु भारतीय संदर्भ में ध्यान रखिए, न्याय का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, समानता का अर्थ क्या होता है, बंधुता का अर्थ क्या होता है। जब हम न्याय की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की न्याय की बात करता है। ध्यान रखिएगा, न्याय जब करेंगे हम, सामाजिक स्तर पर भी न्याय होना चाहिए, आर्थिक स्तर पर भी न्याय होना चाहिए और राजनीतिक स्तर पर भी न्याय होना। यहाँ पर किसी प्रकार का वर्ग विभेद या संप्रदाय विभेद कॉन्सेप्ट को नहीं रख सकते हैं। न्याय के
तराजू पर। ये चीज समझने का प्रयास। वहीं स्वतंत्रता की बात करेंगे तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की हम वहां पर लगे हाथ बात करेंगे। हम जब स्वतंत्रता की बात करें तो व्यक्ति के विचारिक संदर्भ तो बोल ही सकते हैं कि हाँ वैचारिक उसे कुछ भी लिख सकता है, बोल भी सकता है, पर अभिव्यक्ति के संदर्भ में अगर वो किसी रूप से अभिव्यक्त कर रहा है अपने विचारों को, कहीं लिख रहा है, कहीं वो डिजिटल या प्रिंट में लिखवा भी रहा है, तो उसको रोका नहीं जा सकता। विश्वास किसी रूप से वो कर सकता है, पर पॉजिटिव और नेगेटिव किसी रूप से विश्वास कर सकता है, उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकता। हाँ, बस ध्यान यह रखना है कि सार्वजनिक क्षति ना पहुंचे। जब मानक युक्तियुक्त प्रतिबंध बनाए गए हैं, जब मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ेंगे उस समय हम बताएंगे युक्तियुक्त प्रतिबंध होता क्या है। अगर युक्तियुक्त प्रतिबंध को क्या कर रहा है, जो मानक बनाए गए उसके अंतर्गत अगर उसका हनन नहीं कर रहा है, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र है राज्य में वो सारी शक्तियों का वहन करना, जो आपको एक राज्य बतौर राज्य आपको एक शक्ति के तौर पर देता है। वहीं समानता की बात करें, अवसर और स्थिति में समानता होगा। यहाँ पर किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जाएगा, पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर युक्तियुक्त प्रतिबंध यहाँ भी है। यहाँ पर राज्य किसी खास विशेष को समान अवसर देने के लिए विशेष स्थितियों में उसे विशेष लाभ दे सकता है। यहाँ पर सकारात्मक भेदभाव देखने को मिलता है, पॉजिटिव भेदभाव देखने को मिलता है, जो आगे हम मौलिक अधिकार में आप लोग को स्पष्ट करेंगे। पर ध्यान रखिएगा समानता होगा इस आधार पर, अगर मान लीजिए दो व्यक्तियों को समान अवसर देने हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो ध्यान रखिएगा वहां पर समान अवसर होंगे। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर कोई बहुत पिछड़े रह गए किसी समय में, उनको समान अवसर नहीं मिला, तो उनको विशेष स्थिति में लाने के लिए विशेष प्रावधान भी किए जा सकते हैं। अब बंधुता की हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना इसका मूल है के तौर पर देखा जाता है। कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं इसके बारे में दार्शनिक आधार और उद्देश्य और है, तो इसके संदर्भ में यह दार्शनिक आधार को हम समझ पाते हैं। अब हम आते हैं प्रस्तावना का उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो राज्य की प्रकृति का निर्धारण करना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्य की प्रकृति का निर्धारण करेगा, सामाजिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त करेगा, मौलिक अधिकारों के नीति निर्देशक तत्वों के मार्गदर्शन के तौर पर काम करेगा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मूल ध्येय लेकर चलेगा। ये कुल मिलाकर 5 आपको तो है, और भी अपने अनुसार दे सकते हैं, पर जब आप उत्तर लिखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन वहां पर कंटेंट इतने होते हैं, तो कम से कम वो सबसे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट तो जरूर लिख कर जाइए। तो ये चीज ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना का कि राज्य की प्रकृति को निर्धारित करता है। राज्य इससे बाहर जाके काम नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। इससे बाहर जाकर जो प्रस्तावना में बात की गई है ना, पूरा संविधान बुक में क्या लिखा गया है उससे ध्यान रखिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको यह समझने का कि यह प्रस्तावना में जो क्रिप्स बातें की गई है उसी के संदर्भ में राज्य की प्रकृति निर्धारित हो जाएगी। हम इस संविधान को, पूरा संविधान पढ़कों को समझ में नहीं आ रहा है, अनपढ़ व्यक्ति हैं, गांव में कोई व्यक्ति ऐसा है, कहीं भी दूर दराज में है, जो यह नहीं समझ पा रहा है, बस वो इतना समझ ले रहा है कि भाई इसमें कुछ 10-15 लाइन का चीज लिखा हुआ है, इसके मतलब क्या है, इसमें न्याय की बात की गई है, इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, इसमें हमको समता की बात की गई है, हमारे व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, अभिव्यक्ति की बात की गई है। तो ये सब बात की गई है ना, हम भारत के लोग, हम अवस्था मेरी बात हो रही है। अगर आप ये सब कुछ शब्द सीख पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि आप राज्य को कटघरे में खड़ा कर दीजिएगा। कहने का अर्थ सिंपल सा समझिएगा, पूरा वो संविधान के पन्नों को नहीं पढ़ेगा, इसके अलावा वो कुछ पंक्तियों को समझ ले रहा है कि व्यक्ति की गरिमा क्या होता है, समता क्या होता है, समानता क्या, स्वतंत्रता क्या होता है, स्वतंत्रता किस प्रकार की दी गई। अगर यही केवल बात समझ ले रहा है वो, तो ध्यान रखिए वो टूटी फूसी भाषा किसी भी रूप से वो समझ ले रहा है, तो राज्य अगर उसके उस अधिकारों का हनन कर रहा है, तो तुम उसको कहां ले जा सकते हो, न्याय के कटघरे में, सुप्रीम कोर्ट आए, हाई कोर्ट लपेट सकते हो उसको ले जाकर वहां पर कि भाई तुम मेरा गरिमा छीन रहे हो। अब गरिमा किसी भी रूप से हो सकता है, लगेगा किसी व्यक्ति विशेष को कि तुम परियोजनाओं का विकास कर रहे, विकास के नाम पर मेरे क्या पर्सनल गरिमा को ठेस पहुंचा दे रहे हो, तो तुम आ जाओ, कोर्ट में आ जाओ। समझ गए बात, प्रस्तावना के मूल संदर्भ क्या है। केवल इतना ही समझ जाए, कुछ टूटी फूटी भाषाओं को भी समझ ले रहा है कोई व्यक्ति विशेष, तो राज्य को वो ले जाके वहां पर रख लेगा न्यायालय के पक्ष में। चलिए बराबर हमारा कीजिए कि हमको गरिमा कैसे मिलेगा, हमको स्वतंत्रता कैसे मिलेगा, समता कैसे मिलेगा,
इस संदर्भ में समझिएगा। अब सामाजिक क्रांति का अब ध्यान रखिएगा, असमानता और भेदभाव और शोषण को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसी प्रकार का शोषण हो रहा, किसी प्रकार असामाजिक असमानताएं, भेदभाव किसी रूप से व्यक्ति विशेष के बीच या सामूहिक विशेष के तौर पर, जातीयगत भेदभाव के तौर पर दिख रहा है, तो ध्यान रखिएगा सारे आधार पर आपको सामाजिक क्रांति लाने का दम रखता है। वहीं मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशों मार्गदर्शक, देखो भटको मत तुम इन सब चीजों से, बस ध्यान रखो तुम ये क्या पढ़ लो, 15 लाइन जो लिखा हुआ उसको पढ़ लीजिए आप, बस इसको समझ लीजिए। तो राज्य का क्या कर्तव्य है, व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, दोनों को समझा देना है। तो ये चीज समझिएगा, मार्गदर्शक है कि प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में प्रकाश स्तंभ के तौर पर का आप इससे इतर होकर काम नहीं कीजिए। इसको जितना और भी प्लस कर सकते कर लो, और भी सकारात्मक कर सकते हो ये कर लो, पर इसको निगेटिव नहीं करना। अब ऐसा नहीं कि न्याय देना है तो न्याय का मतलब है यह नहीं कि अन्याय स्वरूपीकरण को ला देना है। क्लियर समझ गया। राष्ट्रीय एकता अखंडता को सुदृढ़ करना। अब इसका संदर्भ यह है कि बहुत से हमारे देश में विविधता है, बहुत से कल्चर हमारे यहाँ डेवलप है, हर डेग पर अलग अलग सभ्यताओं के संस्कृतियों के संदर्भ देखने को मिलता है, खान पर अलग अलग देखने को मिलता है, बोलचाल की भाषा अलग अलग देखने को मिलती है। इतनी विविधताओं के बावजूद भी हमारा देश एकजुट है। आप देखते होंगे बार बार विवाद होता है, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, पूर्व भारत का, पश्चिम भारत का विवाद देखते हैं। पर मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति आ जाए, हम युद्ध हो जाए, किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, अभी वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, युद्ध हो जाए, पूरा देश एकजुट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में न हमारा दक्षिण का विवाद रहेगा, न उत्तर का विवाद रहेगा, न पूर्व का विवाद, न पश्चिम का विवाद हो। उस समय केवल हम भारतीय होकर कार्य करेंगे। ध्यान रखिएगा, भारतीय होकर कार्य करेंगे। देश का हर कोना से व्यक्ति विशेष देश के लिए मर मिटने को तैयार होगा। पर हाँ, वैचारिक रूप से मतभेद जरूर होते हैं, ध्यान रखिएगा, और यह होना भी चाहिए। वैचारिक मतभेद होना भी चाहिए जो सकारात्मक होते हैं। ध्यान रखिए, सकारात्मक रूप से वैचारिक मतभेद होने चाहिए ताकि जो भी समस्या का उसका त्वरित निष्पादन हो सके। अब इसको इस रूप से नहीं लेना, ईगो क्लेश के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। बस इसको संदर्भ को, इस सीमा को बनाकर रखे। दक्षिण का भी राज, उत्तर का भी राज, पूर्व का भी राज, पश्चिम का भी राज। पर जब राष्ट्र की एकता अखंडता की बात आ जाएगी, जहां हमको स्थापित करना है, ऐसी स्थितियों में, विषम स्थितियों में, तो बिना किसी शंका से सभी व्यक्ति विशेष हमारे इस संदर्भ को लेकर चलते। तो हमारा प्रस्तावना यही संदर्भ समझा रहा है कि आपकी विशेष स्थितियों में आपकी भूमिका कैसी होनी चाहिए। वहीं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जब हम रक्षक के तौर पर नहीं, राज्य केवल रक्षक के तौर पर नहीं है, सक्रिय कल्याणकर्ता के तौर पर। देखो, राज्य केवल शक्तियों का वहन करने वाला तंत्र मात्र मत समझ लीजिए आप, वो उसको एक सारी शक्तियां दे दी गई है। पूरा शासन प्रशासन केंद्र के स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट को और राज्य के स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट को, उसको सारी शक्तियां दे, जितनी तंत्र व्यवस्था लगा सकता, केवल उस संदर्भ में नहीं है। भाई, तुम्हारा प्राथमिक दायित्व है सक्रिय लोक कल्याणकारी के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करना। तभी तो आप देखते हैं किसी राज्य का इस प्रकार का स्वरूपीकरण होता है, किसी प्रकार का, जैसे अभी हाल ही में आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे अभी पटना में नीट की छात्रा के साथ कुछ गलत हो गया, पूरा शासन व्यवस्था काम कर रहा था, जवाबदेही के साथ काम नहीं कर पाया, तो राज्य की तरफ से ही आग्रह किया गया ना कि हमें सीबीआई जांच करने की जरूरत होगी। तो यही देखिए, सक्रियकर्ता कल्याणकारी के संदर्भ में समझिएगा, सक्रिय भूमिका राज्य ही एक्सेप्ट कर लेगा। भाई, ये तुम पुलिस प्रशासन में काम नहीं कर रहा, तो क्या करना है, राज्य के और तंत्र है ना, उसको लगाओ, उसके आधार पर वो सक्रिय तौर पर काम करेगा। यह चीज समझने का प्रयास कीजिएगा कि राज्य ही तय करेगा कब हमको सक्रिय होना, कब हमें निष्क्रिय तौर पर काम करना। पर ध्यान रखिएगा, राज्य से हमेशा अपेक्षा की जा सकती है, कितना बार विवाद कोर्ट के गलियारों में घूमकर बातें निकली, राज्य को हमेशा सक्रिय कल्याणकर्ता के तौर पर होना चाहिए। अगर व्यक्ति का अगर 10 केजी डिमांड है अनाज का, तो राज्य उसको हर हालत में पूर्ति करने की स्थिति में लाए। अब है कि हाँ, 10 किलो का अनाज पूर्ति करने में उसको जो समय लग रहा है, उसके लिए संसाधनों का वितरण उसको नियंत्रित कर सकता है, संसाधनों को सृजित कर सकता है। इस आधार पर तब व्यक्ति को वो लाभ दे। यह भी ध्यान रखिए, राज्य कल्याणकारी राज्य से यह अपेक्षा की है। केवल संसाधन मात्र न होने का आप दुहाई नहीं दे सकते, उसके लिए आपको एसेट निर्माण करना होगा, केंद्र के स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर। उसका मूल ध्येय होना, व्यक्ति जो हमारे यहाँ है, व्यक्ति जो हमारे यहाँ है या व्यक्तियों का हमारा समूह है, उसको क्या मिलना चाहिए, उसको वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो मानवाधिकार तहत प्राथमिक उद्देश्य के तहत पूरा करना है, और लोकतांत्रिक मूल अधिकार के तौर पर जो आपको अधिकार दिए गए या राज्य के नीति निषेध तत्व में जो अधिकार आपको दिए गए हैं, उस आधार को
पूर्ति करना उसका प्राथमिक उद्देश्य और सक्रिय उद्देश्य होता है। इस संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे समझिएगा कि प्रस्तावना जो दार्शनिक आधार उद्देश्य है उसका थर्ड पार्ट प्रस्तावना का ध्येय क्या होता है। तो मिशन किस रूप से, विजन और मिशन के तौर पर हम देखते हैं तो ध्यान रखिए 4 महत्वपूर्ण रूप से समझने का प्रयास कीजिए। उसके अलावा और भी मिशन हो सकते हैं पर 4 पॉइंट तो जरूर लिख दीजिएगा। समतामूलक समाज का निर्माण करना, उसके बाद व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना, लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास करना और राष्ट्रीय एकता अखंडता को संरक्षण करना, यह मूल ध्येय है। इसके अलावा और भी ध्येय हो सकते हैं और भी होंगे पर ध्यान रखिए 4 कम से कम तो होना ही चाहिए। आप इसको जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये 4 नहीं है उसके अलावा कुछ और डाल दिया तो समझिएगा राज्य अपने पथ से कहीं ना कहीं भटक रहा है, प्राथमिकता तय नहीं कर पा रहा है राज्य, या जो शासन तंत्र है वो प्राथमिकता ही तय नहीं कर पा रहा है कि सबसे पहले हमको क्या रखना है। जैसे समतामूलक समाज के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है, एक चीज समझिएगा। दूसरा, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा किए बिना हम व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा, लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास, लोकतंत्र की जो संस्कृति है, लोकतंत्र का जो आदर्श है, लोकतंत्र का जो मूल स्वरूप है उसको बिना स्थापित किए हुए हम जो बड़ा आडंबर बना के रखे हैं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जननी भारत है, वो पूर्ति हो ही नहीं सकती है। तो आपको लोकतंत्र स्थापित करना। वहीं राष्ट्रीय एकता अखंडता, राष्ट्रीय एकता अखंडता बिना हम आंतरिक रूप से प्रतिबद्ध नहीं हो पाएंगे और बाहरी रूप से जवाबदेह नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखिए, शब्द को याद रखिएगा, बाहरी रूप से जवाब देने जब जरूरत पड़ जाएगी राष्ट्रीय एकता अखंडता ही नहीं रहेगा। मान लीजिए यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, या इसका एग्जांपल छोड़िए, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध कर रहा था। इजराइल का जब युद्ध हो रहा था तो विश्व में जितने इजरायली लोग व्यक्ति थे वो देश अपने आ गए, काम धंधा छोड़कर। क्यों? कि देश को जरूरत है उस वक्त। ध्यान रखिए, उसके बाद क्या हुआ नहीं वो अलग मैटर में संदर्भ को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आवश्यकता, जब एकता अखंडता की बात होगी तो बाहरी जवाबदेही भी आपको तय करनी होगी उस दौरान। तो यह जब तक नहीं राज्य कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा तब तक इसका ध्येय पूरा होगा ही नहीं। तो यही प्रस्तावना आपको बताता है, इस संदर्भ को समझिएगा। अब है कि भारतीय प्रस्तावना राष्ट्र के आदर्शों का जीवन दस्तावेज होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबद्धता दिखाता है, दिशा और उद्देश्य का सार के तौर पर देखने को मिलता है, और उसके बाद समतामूलक, लोकतांत्रिक और ध्यान रखिए समावेशी भारत के निर्माण का एक मार्ग प्रशस्त करता है। ये सब कुछ का शब्दों का प्रयोग करके अपने उत्तर को अच्छी तरीके कंक्लूड कीजिएगा। ध्यान रखिए, दार्शनिक आधार, उद्देश्य और ध्येय तीनों रूप से समग्र तौर पर प्रेरणादायक प्रतिरूप के तौर पर देखने को मिलता है। अब ध्यान रखिए, जितना मैंने टॉपिक दिया ना वो इसी एक टॉपिक से एक प्रश्न बन सकता है, शॉर्ट या लॉन्ग। अब ध्यान रखिए, सबके नीचे मैंने निष्कर्ष भी लिख दिया है ताकि आपको जहां से पूछे वहां से कॉपी पेस्ट करके अपने भाषाओं में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरीके से क्रिप्स नोट जरूर बना के अपने पेड ग्रुप के बच्चे हैं वो ग्रुप में भेजा करें ताकि और भी एक्टिवनेस के साथ काम किया जा सके। क्लियर? जो भी अगर क्यूरी होगा आप जरूर हमसे बात करिएगा। डायरेक्ट नंबर आप लोग को दिया रहता है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट हमें बात कर सकते हैं ताकि हम उस सारी चीज़ों को समझा सके और आपको सरल तरीके से चीज़ों को आपको उस लेवल योग्य उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया में आपको लेकर जा सके। अब ध्यान रखिएगा, दूसरा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम निहित राजनीतिक दर्शन का विश्लेषण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बात सबका वही है, सब में जो भूमिका निष्कर्ष का संदर्भ है, एक भूमिका निष्कर्ष अच्छे से समझ लेना है, उसका जैसा टॉपिक होगा वैसा 1-2 लाइन आपको ऐड कर देना है। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे राष्ट्र की राजनीतिक चेतना का संक्षिप्त परंतु महान दार्शनिक वक्तव्य के तौर पर हम लोग प्रस्तावना को देखते हैं। शब्दों का चयन कर लिए, केवल संविधान के प्रारंभिक भाग नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के वैचारिक परिणति और भविष्य के भारत के राजनीतिक दिशा का घोषणा पत्र, ये शब्द मैं पहले ही वाले से ही निकाल लिया। तो ऐसे ही आप करिएगा, हर टॉपिक में से क्या करना, भूमिका को आपको कुछ शब्दों के साथ बदलते रहना है। क्लियर है? उसके बाद हम भारत के लोग इसके आरंभक होकर क्या कहते हैं, आरंभ होता है जहां राज्य की जनता संपूर्णता की इच्छा के आधारित होती है या उसको पूर्ति करने का बात करता है। वहीं पर जब हम केशवानंद भारतीवाद 1973 की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना से मूल ढांचा के संदर्भ में अंग माना और उसमें सकारात्मक बदलाव की बात करते हैं। वहीं से राजनीतिक और दार्शनिक महत्व अधिक पुष्ट हुआ। उसके पहले भी पुष्ट हो रहे थे पर वो आम व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, यह कहीं ना कहीं एलिट क्लासों तक बन के रह गया था, या जिसके पास सत्ता हुआ करता था, जो संपन्न हुआ करते थे वहीं तक ये पहुंच रहा था। जैसे ही केशवानंद भारतीवाद आता है, मूल ढांचा का स्वरूप आता है, हर व्यक्ति को प्रतिबद्ध, हर संस्था को प्रतिबद्ध, हर राज्य के तंत्र को प्रतिबद्ध बना दिया जाता है कि अब भाई तुम प्रस्तावना को ऐसे हल्के में मत लो।
हमको संविधान मेरा व्यक्ति पढ़, हमारे भारत के लोग पढ़े या ना पढ़े, प्रस्तावना केवल पढ़ लेना तो आपको है ना हर चीज से अपने अधिकारों की मांग कर लेगा। इसी संदर्भ में समझिएगा। तो वो जन संप्रभुता जो है संवैधानिक राष्ट्र निर्माण की बात करता है, जो हमारे राजनीतिक दर्शन है। वहीं लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है, जिसमें लोकतंत्र और गणराज्य दोनों के संदर्भ में बात कर रहा है। वहीं हम जब बात करते हैं जन संप्रभुता और संवैधानिक राष्ट्र में, तो वही जब मैंने अभी आगे बात किया जन संप्रभुता, उसी के संदर्भ में बस प्रस्तुतिकरण के आधार पर अलग अलग कर लीजिएगा, ताकि जब उत्तर लिखिए इस टॉपिक और जैसे राजनीतिक दर्शन का विश्लेषण से प्रश्न पूछ दे तो प्रस्तुतिकरण पर अलग अलग कर लीजिएगा। बाकी सेम वही है जो आगे मैंने पिछले के स्लाइडों में बात की है। कुल मिलाकर बात वही है। जब लोकतंत्र की बात करेंगे, गणराज्य की बात करें तो क्या होगा, लोकतंत्र होगा तो क्या होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संदर्भ में राजनीतिक भागीदारी अधिकार होगा, उत्तरदायी और प्रतिनिधि शासन होगा। बस प्रस्तुतिकरण का अंतर कर लीजिएगा, बाकी सेम वही है अभी। तो बस टॉपिक को अंदर करके इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आपसे प्रश्न पूछे तो कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सामाजिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की बात करता है, उदारवादी मूल्यों का समावेशन करता है, पंथ निरपेक्षता बहुलता का बात करता है, बंधुता नैतिक राजनीतिक एकता का सूत्र दिखाता है, जो राजनीतिक दर्शन के तौर पर देखने को मिलता है। तो ये सारे संदर्भ समझिएगा जो मैंने पीछे आपको चर्चा कर रखा है। तो कुल मिलाकर प्रस्तुतिकरण में अंतर कर लीजिए। अगर प्रश्न ऐसे पूछता है तो बॉक्स बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। बॉक्स बना के अपने उत्तर को 4 बॉक्स 3 बॉक्स जैसा हो 3 बॉक्स बना के, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। अपने अपने अनुसार प्रस्तुतिकरण के स्तर पर आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका समालोचना करने आ जाएगा। जो राजनीतिक दर्शन है उसका समालोचनात्मक व्याख्या करिए। तो क्या लिखना है इसमें, तो यहां पर कुछ बातों को समझिए। जैसे यहां पर बात कर सकते हैं आप कि प्रस्तावना आदर्शों को उच्च घोषणा पत्र है, किंतु व्यवहारिक स्तर पर क्या है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं अभी भी विद्यमान। अभी भी देखते हैं सामाजिक अदावी, जैसे यूजीसी के मामले हम लेकर चलाए थे, कहीं ना कहीं सामाजिक विषमता देखने को मिल गई। फिर उसके बाद बहुत से आपको आर्थिक रूप से असमानता है, जैसे आपको अभी भी देखते हैं बहुत से व्यक्ति विशेष को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, सुबह शाम का खाना पौष्टिक नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं पीछे, बीपीएल परिवार के संदर्भ हम समझ सकते हैं। अभी हमारे प्रति व्यक्ति आय उस रूप से विकसित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति की आय जो होनी चाहिए उसके हाथ में उतना रुपये नहीं है। भले देश का प्रति व्यक्ति आय अप्रोक्सली आपको बढ़ गया है, पर व्यक्ति क्या प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में उतना रुपया है? यही आर्थिक विषमता अभी भी हमारे विद्यमान है। प्रस्तावना या मौलिक अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्व किसी रूप से व्याख्यात हो, व्याख्या के आधार पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर धरातल पर जाकर देखते हैं तो मेरे जेब में क्या उतना प्रति व्यक्ति आय है, तो आर्थिक समझ क्या मुझे सामाजिक तौर पर उतना उत्थान मिल चुका है जो हमें मिलना चाहिए, जो प्रस्तावना राज्य के नीति निदेशक तत्व या मौलिक अधिकार में चर्चा की गई है? बिल्कुल नहीं। तो वो अभी क्रम है, प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, एक समय के बाद जरूर मिलेगी, पर उसके बीच का जो सफर है वो जरूर उसमें क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होते रहना चाहिए, सकारात्मक बदलाव होते रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है, संदर्भ यही है। जब 1 अधिकार दिए गए उसके 2 अधिकार 3 4 अधिकार 6 अधिकार 10 अधिकार 20 अधिकार ऐसे होते रहने चाहिए, तभी जाके हम वो सामाजिक आर्थिक विषमताओं का जो सामना है उसको कम कर पाएंगे, विभेद है उसको कम कर पाएंगे। अब ध्यान रखिएगा व्यवहारिक स्तर पर तभी सफल होगा जब इसमें सतत प्रक्रिया रूप से ऐड ऑन किया जाएगा। वहीं पर जब हम समाजवाद और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण है। कभी कभी आपको लगता होगा समाजवाद, राज्य की प्रकृति समाजवाद है, कभी कभी लगता होगा पूंजीवाद है, कभी कभी लगता होगा बाजार आधारित संदर्भ में, जैसा बाजार डिमांड करे। जैसे कृषि कानून को लेकर जब देश में इतनी बड़ी आंदोलन हुई थी उस समय आपको लगता होगा राज्य यार क्या कर रहा है, पर राज्य का भी अपना चुनौती है ना। राज्य के पास भी अपने, जैसे WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो इसके प्रश्न थे, आपको यह समझने का प्रयास किया राज्य केवल अपने तरफ से समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने मात्र जवाबदेह नहीं है। हम बहुत से वैश्विक संस्थाओं में जुड़े जहां पर उसके लिए क्लॉजेस बनाए गए, उसकी नियमों की शर्तों के आधार पर हम वैश्विक ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं। उसके बाद बाजारवाद में हम संदर्भ देखते हैं, बाजार में बहुत सी शक्तियां काम करती हैं, जिसमें निजी संस्थान भी रहते हैं, बहुत बहुत फर्म काम करते हैं, उनकी भी सांठगांठ चलते रहती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा चुनौती है, कैसे संतुलन बना कर रखा जाए, क्योंकि व्यक्ति विशेष को तो यही चाहिए जो डिमांड उसको संविधान में लिखा जा चुका है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हमको चाहिए भाई, ये सब बातें, उसको विषमता जो रहा उसको समान अधिकार होना चाहिए, ये सब बातें करता है। पद निरपेक्षता की व्याख्या समय समय पर राजनीतिक बहस का विषय आप कभी कभी देखते होंगे।
अब अभी हाल ही का एग्जाम्पल दिया जाए, माननीय प्रधानमंत्री या किसी खास मुख्यमंत्रियों के द्वारा किसी खास धर्म के समय ज़्यादा कवरेज दिया जाता, किसी खास के समय कवरेज नहीं दिया जाता, तो लगता है कि राज्य अपने पद निरपेक्षता की परिभाषा भूल रहा है कि व्यक्ति विशेष जब पद पर है तो उसका व्यक्ति आचरण कैसा होना चाहिए। पर साथ में वो व्यक्ति है ना, व्यक्ति विशेष अपने व्यक्तिगत आचरण से भी तो प्रभावित होता है। तो यहाँ पर यह चीज़ समझने की जरूरत होगी, आपको यह पद निरपेक्षता को हमेशा सकारात्मक तौर पर देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष से अगर व्यवहार कर रहा है तो हमेशा उसको नेगेटिव स्वरूप में देखा जाए। हाँ, उसके साथ क्या अन्य लोगों को यह अवसर नहीं दिया गया? उसी समय देखते हुए हज कमेटियों में अलग अलग प्रावधान किए गए, सिख संप्रदाय के लिए अलग प्रावधान किए गए, जैन और बुद्धिज्म के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए। तो आपको यह समझना होगा कि व्यक्ति विशेष पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में कैसे व्यवहार कर रहा है। हाँ, कॉन्सेप्ट ये आपको दिख रहा है, कवरेज के स्तर पर ज़्यादा दिख जा रहा हो तो आपको लगता होगा कि नहीं किसी खास विशेष के साथ, पर राज्य पर जो व्यक्ति बैठा है ना गरिमामय पद पर, वो कोशिश करता है, संस्थाओं के द्वारा कोशिश किया जाता है कि कम से कम वो है ना किसी खास के साथ जुड़कर है वो निरपेक्ष व्यवहार कर पाए। और व्यक्ति विशेष के तौर पर 1-2 कदम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, खासकर ध्यान रखिएगा ये सब व्यक्तियों के साथ होता है। ऐसा नहीं आने वाले हमारे प्रधानमंत्री जो नेक्स्ट होंगे वो अपना व्यक्तिगत आचरण चेंज कर देंगे या कोई माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा व्यक्तिगत आचरण चेंज कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो व्यक्ति विशेष अपने व्यक्तिगत दायित्व के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व के साथ भी लेकर चलता है। तो संतुलन वाली स्थिति में समझिएगा, प्रस्तावना न्यायपालिका और नीति निर्माताओं की एक नैतिक मानदंड और व्याख्या मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। यह भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि नैतिक मानदंड और व्याख्यात्मक मार्गदर्शन क्या होता है। कि जब हम प्रस्तावना की न्यायपालिका नीति निर्माण संस्थाओं की बात करते हैं तो भाई केवल आपको यह नहीं देखना है कि नियम क्या बोल रहे हैं, नियम से इतर जाकर नैतिक मापदंड क्या होंगे आपको यह समझना। जो व्याख्या कीजिएगा वो मार्गदर्शक होना चाहिए, अर्थात पॉजिटिवनेस लेकर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि नेगेटिव इंपैक्ट, जैसे यूसीसी के मामले में ले लीजिए या यूसीसी के मामले भी ले सकते हैं, यूजीसी का जो विश्वविद्यालय का जो भी मामला है उसमें ले लीजिए, या यूसीसी को जो हमारा मापदंड पहले से समान नागरिक संहिता उसके संदर्भ में बात कर लीजिए। तो सारे नियम कानून को समझना होगा, नैतिक मापदंड तय करने होंगे स्वयं उन संस्थाओं को जो जवाबदेह जिनको बनाया गया। जैसे न्यायपालिका को नीति नीति निर्माताओं, जैसे संसद की बात हम कर रहे हैं, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर राज्य विधानमंडल की बात हो रही है। क्लियर है। अब भारतीय प्रस्ताव नीति राजनीतिक दर्शन बहुयामी और समन्वयकर्तात्मक है, जिसमें जन प्रभुता, लोकतांत्रिक गणराज्यवाद, सामाजिक न्याय, उदारवादी स्वतंत्रता, पद निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, संतुलन का समावेश करता है। तो यहाँ पर सारे के कॉन्सेप्ट अलग अलग, जिसमें लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में हम बात कर रखे पहले, प्रभुसत्ता, जन प्रभुसत्ता क्या, सामाजिक न्याय क्या था, उदारवाद अर्थात जो मौलिक अधिकारों की जो स्वतंत्रता में अधिक तीव्रता दिख जाना, उदारवाद का उदारवादी स्वतंत्रता के संदर्भ में देखा जाता है। पद निरपेक्षता देख ही रहे, समझ ही रहे होंगे, राष्ट्रीय एकता भी समझ रहे। तो कुल मिलाकर सभी का सामूहिक समावेशन होता है। अब इस संदर्भ में समझिएगा, जहां न केवल संविधान आरंभिक वक्तव्य के तौर पर देखता है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सतत प्रक्रिया का एक दार्शनिक आधार। तो सतत प्रक्रिया, जब तक हम इसमें सतत रूप से समावेशन नहीं करें, इसका विकास नहीं करेंगे, राष्ट्र नहीं बन पाएगा। यह भी समझिएगा, राष्ट्र मजबूत राष्ट्र नहीं बन पाएगा, राष्ट्र सर्वोत्तर राष्ट्र नहीं बन पाएगा। ये सब सारी चीजें समझिएगा। यही जब राष्ट्र की बात करते हैं तो उसी के साथ व्यक्ति विशेष का भी जोड़ दीजिएगा। अगर हम इन सब सारी चीजों को नहीं देंगे तो व्यक्ति विशेष नहीं हो पाएगा, वो विशेष शक्तियों का वहन नहीं कर पाएगा, विशेष सेवा जो दी जा रही है उसका अधिकतम लाभ नहीं ले पाएगा। तो इसलिए यह सब सारी जरूरी है। कुल मिलाकर सारी चीजों को समझिएगा समालोचना के तौर पर। अब विभिन्न देशों के साथ प्रस्तावना की तुलना, तो ध्यान रखिएगा, आप प्रस्तावना की भूमिका सेम लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2-3 चीजों कि जब हम तुलना करते हैं दूसरे देश के साथ अपने आदर्शों को, अपने मापदंडों को, तो वहाँ पर कुछ शब्दों का चयन करना, जैसे व्यापकता के आधार पर उसको कर सकते हैं, स्पष्टता के आधार पर, और कितना समन्वय कर रहा है उसका अन्य संस्थाओं का दृष्टिकोण के आधार पर। इन सारे आधारों पर हम उसका क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम 4 का तो कम से कम आपको ध्यान रखना है, 4-5 लोगों का, जैसे अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, सोवियत संघ के साथ, दक्षिण अफ्रीका और जापान और आयरलैंड जैसे संविधान में जो व्याख्या की गई है वहां प्रस्तावना में। अब ध्यान रखें, अमेरिका का जो संविधान है, भारत का संविधान किस आधार पर तुलना होगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रभुसत्ता है, जनता के लोग हैं, उसके आधार पर तुलना करिएगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, सारे लोग कॉपी में नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा, जब हम फ्रांस की बात करेंगे तो क्रांतिकारी आदर्शों का प्रभाव,
तब आप उसका तुलना बेहतर कर पाइएगा, क्योंकि वहीं पर जन आंदोलन के आधार पर जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय का, वहीं से निकल कर सारी चीज़ें। तो उसके अलावा अगर कुछ कर दीजिएगा तो देखिए उत्तर तो आपको लगेगा ठीक लिखे हैं, पर वो कोसों दूर हो जाएगा उसके आदर्श, उसके संदर्भ से। जिस देश से जो चीज लिया गया है ना, उसी के आधार पर तुलना करने की जरूरत होगी। क्लियर है? अब भारत और सोवियत संघ जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, वर्तमान में रूस जिसे हम कहते हैं, समाजवाद के आधार पर तुलना करिएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका ऐतिहासिक अन्याय के परिप्रेक्ष्य में कीजिएगा। दोनों देश में एक समान तुलना है कि ऐतिहासिक अन्याय हुआ है दोनों देशों पर। वहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका जब वुडो विल्सन नेल्सन मंडेला के जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं, उनके राजनीतिक संघर्ष को देखते हैं, तो जैसा संघर्ष हमारे देश के नेताओं के द्वारा किया जा रहा था, वैसा ही संघर्ष उनके द्वारा किया। जिन शक्तियों से उनका संघर्ष हो रहा था, वही शक्तियों संघर्ष हमारे देश में भी हो रहा था। जिस प्रकार के उत्पीड़न हमारे देश में थे, उसी प्रकार के उत्पीड़न दक्षिण अफ्रीका में थे। तो अन्याय बहुत हुआ है, ऐतिहासिक अन्याय बहुत हुआ है, जिसके आधार पर हम तुलना कर सकते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, सही तुलना हो रही है। नहीं तो इसके अलावा अगर कुछ कुछ बातें लिख दीजिएगा, उत्तर तो बहुत कुछ लिख दीजिएगा, सब तो बहुत कुछ रहेंगे, पर वो सही उत्तर से लाखों कोस दूर रहेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके जब आयरलैंड और भारत की बात करेंगे, जापान की बात करें, शांति या नैतिक आदर्श के आधार पर तुलना कीजिएगा उसके परिप्रेक्ष्य में। अगर जापान है और आयरलैंड है, नैतिक आदर्श का तुलना नहीं करते हैं, तो आपका कहानी खत्म। अगर दूसरी बातें कुछ भी कर दीजिएगा, तो कम से कम नैतिक मूल्य, तो जितना नैतिक मूल्य जापान में है, शायद किसी देश में नैतिक मूल्य होंगे, पर उतना उस संदर्भ में नहीं होगा। समझ के देखिएगा सारी चीज़ों को। क्लियर है? अब इसी आधार पर तुलना कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जब अमेरिका की बात करते हैं, जब प्रभुसत्ता का तुलनात्मक दृष्टिकोण करते हैं, तो अमेरिका का प्रस्तावना वी द पीपुल से शुरू होता है, भारत में भी वी द पीपुल से शुरू होता है। तो दोनों ध्यान रखिए, पर अंतर यहाँ क्या है? प्रारंभ होकर अमेरिका में जन प्रभुसत्ता, संघीय एकता और स्वतंत्रता की रक्षा पर बल देता है, वही भारत आरंभ होकर जनता की संप्रभुति शक्ति का स्रोत घोषित करता है। देखो वहां पर जन प्रभुसत्ता भी होगा, संघीय एकता की भी बात कर रहा होगा, वहां भी उसको शक्तियां दी गई है, स्वतंत्रता की रक्षा की भी बात हो रही है, पर भारत में केवल प्रभुसत्ता किसके पास है? जनता के हित में। बस इस चीज को समझिएगा, मूल अंतर ये है। तुलनात्मक विश्लेषण देखते हैं क्या है इसका। दोनों जन प्रभुसत्ता का स्पष्ट उद्घोषणा करता है, जिसमें जनता की उद्घोषणा तो होती है, पहली पंक्ति में जनता ही खड़ा रहता है। पर ध्यान रखिए, अमेरिका प्रस्तावना अपेक्षाकृत संक्षिप्त है, राजनीतिक संरचना केंद्रीकृत है, राजनीतिक संरचना जो उसका है केंद्रीकृत है। वहीं भारतीय प्रस्तावना अधिक विस्तृत है, सामाजिक आर्थिक न्याय, समानता और बंधुता जैसे आदर्शों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है। और जब नवीन संशोधन के साथ और भी यह पारदर्शी और विस्तृत हो जाता है। यह भी चीजें समझिएगा। वहीं फ्रांस के साथ जब हम क्रांतिकारी आदर्शों की बात करते हैं, तो फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व विश्व लोकतंत्र का आधारशिला बना। विश्व में जितने भी लोकतंत्र उसके बाद विकसित हुए या उसके देखे जाने लगे, तो यह आदर्श के बिना नहीं देखा जाने लगा। पर जब भारतीय प्रस्ताव में तीनों आदर्श स्पष्ट रूप से निहित किए गए बाद के दिनों में, तो यह क्या हुआ? कहीं ना कहीं फ्रांस से अधिक प्रभावित होता दिखता है जब आदर्शों की बात करते हैं, जहां पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात होती है। अब ध्यान रखें, तुलनात्मक अध्ययन में फ्रांस में यह आदर्श मुख्यतः राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों के संदर्भ में दिखता है, पर भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय के संदर्भ में दिखता है। ये मूल अंतर आप समझिएगा। वहां पर राजनीतिक स्वतंत्रता में ये तीनों चीजें आपको होनी चाहिए, नागरिक अधिकारों में तीनों चीजें होनी चाहिए, पर भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय के व्यापक संदर्भ में बताया गया और भी विस्तृत करके बताया गया, जहां सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना गया इन तीनों चीजों को। आप कभी भी देखिएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर विचार हो रहा होगा किसी मामले का, तो ये तीन चीज तो बेसिक रूप से काम कर रहा होगा। जहां पर किसी का सामाजिक परिवर्तन कराना होगा, तो यह बेसिक तीन चीज, जैसे स्वतंत्रता हो रही है उसकी व्यक्ति विशेष की, या सामूहिक रूप से स्वतंत्रता मिल रही है, समानता व्यक्ति विशेष को मिल रहा है, या सामूहिक रूप से उसको समानता मिल रहा है उसके व्यक्ति समूहों को, या बंधुत्व के आधार पर राष्ट्र की एकता, अखंडता या सामाजिक समरता स्थापित हो पा रही। ये बेसिक नीड्स है हमारे न्यायालय के लिए, जो सामाजिक परिवर्तन के तौर पर दिखता है। तो यह चीज आपको समझने की जरूरत होगी, किस रूप से फ्रांस का क्रांतिकारी आदर्श हमारे साथ काम कर रहे हैं। जब तक आप ये कंसर्न टू द पॉइंट बात नहीं कीजिएगा, आपको अधिक नंबर नहीं मिले। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था, सीटीए में निपुण सीरीज है, सीटीए जो निपुण सीरीज आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है, अगर आप इसको कर लेते हैं, आप एक योग्य उम्मीदवार बनिएगा और आपका विश्लेषण क्षमता और भी जो स्टूडेंट है उससे कहीं विस्तृत और व्याख्यात हो जाएगी। आपको बोलने का क्षमता, लिखने का क्षमता और सोचने की क्षमता में आसमान जमीन का अंतर दिख जाएगा।
इसलिए मैं इस टॉपिक पर विशेष गहन करके जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बेहतर तरीके से उसको समझना है, उस पर प्रैक्टिस करना। बहुत समय, डेली एक टॉपिक कीजिए, उसके अलावा दूसरा टॉपिक बाद में करिएगा। करंट और एक टॉपिक लीजिए, 100 दिन में आपका टोटल टॉपिक खत्म हो जाएगा। बीपीएससी हो आपका आराम से सारी चीज़ों को निकले। और इसके बाद जो ये टॉपिक पढ़ने के बाद ना आपको प्रीलिम्स में दिक्कत होगा, ना मेंस में दिक्कत होगा, ना इंटरव्यू में दिक्कत होगा, इसकी तो गारंटी है। पीटी फैक्ट कुछ अलग है, तो 1 महीने का 15 दिन का ये गूगल मीट सेशन मैं लेता हूँ, जिसमें सारे चीज़ों को रोन के आगे निकलता हूँ। आपका सिलेक्शन अच्छे से होगा और आत्मसंतुष्टि के साथ होगा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट को बेशक ही सब सारी चीज़ों से पता है। इसलिए घबराता नहीं, मैं बहुत इजी तरीके से सारी चीज़ों को करा के चलता, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना विस्तृत आपको ये कहीं मिलेगा भी ना, आप सर्च कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा कहीं से, किसी भी बेहतर इंस्टीट्यूट से आप मिला लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जो व्याख्या कर रहा है उनकी भी आप बातों को समझ लीजिएगा। बस क्या करना है, बस जो चीज़ें दी जा रही है उसका क्लिप्स नोट बना बना के आगे चलिए, समझ लीजिएगा। नहीं समझेगा मुझसे डायरेक्ट बात कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं सोवियत संघ से समाजवाद की अवधारणा के आधार पर। तो राज्य प्रधान समाजवाद वर्ग विहीन समाज की स्थापना का आधारित था, जहां यूएसएसआर जब शुरुआती 1991 से पहले जो स्थिति थी, तो वो राज्य प्रधान समाज की राज्य शक्ति रखेगा, ठीक है ना, पर वर्ग विहीन समाज के साथ रहेगा। वहां पर वर्गों का समूह नहीं होगा, वर्ग अधिक शक्ति में व्यक्ति शक्तिशाली होंगे। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राज्य की प्रधानता रहेगी, वहां पर जो अंतिम उत्पादन राज्य का अधिकार होगा। पर हमारे यहाँ क्या है कि जो अगर लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को स्वीकार किया, राज्य का उत्पादन तो अधिकार है ही, पर सर्वोत्तम वो उस व्यक्ति का अधिकार होगा जो उत्पादन कर रहा है, जो संसाधनों का उत्पादन कर रहा है। तभी उसके बाद राज्य क्या करेगा, उसका वहन कर पाएगा। इन सब सारी चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर तुलना करेंगे, सोवियत मॉडल केंद्रीकृत और राज्य नियंत्रित था, वही भारत का समाज लोकतांत्रिक मिश्रित अर्थव्यवस्था मौलिक अधिकारों के संरक्षण के साथ संतुलित है। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करके राज्य को सर्वोत्तम नहीं बनाया जा सकता, सीधा सा अर्थ समझिएगा। सर्वोच्च शक्तियां नहीं दी जा सकती। अगर व्यक्ति के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं बनी हुई हैं, जो अपने समय के साथ अपने अनुसार निर्णय करती है और व्यक्ति के हित में निर्णय करती है। आज तक कोई ऐसा निर्णय नहीं मिला है जो आपको ऐसा लगेगा कि व्यक्ति के अधिकारों का हनन करके उसने क्या किया है, नियम पारित कर दिया। अगर कोई व्यक्ति विशेष एक बेंच ने पास कर दिया हाई कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बात कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर एक बेंच, 2 बेंच के द्वारा जो 2 न्यायाधीशों का बेंच अगर नहीं है, तो संविधान पीठ का गठन करके उसकी व्याख्या की जाएगी। तभी तो केशवानंद भारतीवाद जैसे केसों में हम देखते हैं संविधान पीठ बनाए गए थे। तो आपको ये समझना होगा, हाँ देर हो सकती है, पर उसका न्याय अन्याय के तौर पर नहीं दिखे। जो न्याय किया जा रहा है राज्य के द्वारा, जो न्याय के स्वरूप है, वो इस रूप से नहीं स्पष्ट होगा व्यक्ति असंतुष्ट होकर आ जाए। राज्य की उन सारी शक्तियों का दोहन किया जाए, उस सारी शक्तियों को रोका जाएगा, दोहन किया जाएगा माननीय संस्थाओं के द्वारा, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को रोकता होगा। तभी तो मेनका गांधीवाद के केस में आप देखते होंगे, एक व्यक्ति को, हालांकि मेनका गांधी सांसद रह चुकी है, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को अगर एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है तो व्यक्ति की गरिमा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा। और उसके बाद जो वो ऐसा धुन चला कि आज व्यक्ति विशेष ऐसा गरिमापूर्ण अपने शक्तियों का वहन कर रहा है, कोई शक्ति, राज्य की शक्ति को हिम्मत नहीं है उसके गरिमा को रोक देगा। हालांकि शक्तियों का जब सत्ता का अभ्यास होता है, उन गरिमाओं का दोहन जरूर होता है, उनको कुचल जरूर दिया जाता है, पर अंतिम उसको कहीं ना कहीं फिर अपने शक्तियों के साथ वो वापस आता है। इस संदर्भ को समझिएगा, समाजवाद के संदर्भ में। भारत और दक्षिण अफ्रीका ऐतिहासिक अन्याय के परिप्रेक्ष्य में बात करता है। दक्षिण अफ्रीका प्रस्तावना रंग भेद की समाप्ति, मानव गरिमा, राष्ट्रीय सुलह पर देती थी। वही भारत के संदर्भ में बात करें, प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के संदर्भ में बात करती है, ऐतिहासिक रूप से असमानता दूर करने की बात करती है। सारे संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सब सारी बात आयरलैंड के साथ हम देखते हैं किस रूप से है। प्रस्तावना शांति रूप से, ध्यान रखिए, शांति रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बल की बात करता है। वहीं जापान का आयरलैंड प्रस्तावना ईश्वर के प्रति आस्था का उल्लेख करता है, आयरलैंड का कि आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था होगा। वहीं जापान का प्रस्ताव शांति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करता है। पर ध्यान रखिए, भारत में जब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष, मानव केंद्रित, इसमें किसी भी धार्मिक संदर्भ में उल्लेख नहीं है। यह भारतीय बहुलतावाद और पंथ निरपेक्षता को दर्शाता है। तो हम पंथों के साथ आदर्शों को लेकर चलते हैं, किसी विशेष पर हम विशेषित नहीं होते। हमारा संविधान पर अक्षुण्ण हमारा विश्वास है, ध्यान रखिएगा, अक्षुण्ण विश्वास के साथ हम लोग चलते हैं। तो ये सब सारे संदर्भ को समझिएगा। अब यह भारतीय प्रस्तावना की विशेषता के संदर्भ में देखिएगा कि क्या है विशेषता। विस्तार जो हमारी नीति है,
विस्तार और स्पष्ट आदर्श को स्थापित करने, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, समता, बंधुता का स्पष्ट उल्लेख करता है। भारतीय संविधान की विशेषता जो हम अभी देख रहे, तुलनात्मक अध्ययन देख रहे हैं, उसमें भारतीय प्रस्तावना की विशेषता क्या झलक कर आती है। तो ये कम से कम 5 झलक विशेषताओं को आप जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। सामाजिक क्रांति की प्रतिबद्धता होती है, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद का सैद्धांतिक समावेशन होता हुआ दिखेगा। वहीं राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर बल देते हुए दिखेगा। न्यायिक मान्यताएं स्थापित होता हुआ दिखेगा। हमारा मूल संविधान रूप से यही कहता है कि किसी व्यक्ति विशेष की अधिकारों का हनन हो रहा है तो न्यायालय सबसे पहले खड़ा होगा। अब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तौर पर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि 32 और 226 के आधार पर व्याख्यित वही करता है ना। इस अंदर को समझिएगा। और बार बार ऐसे रीट आएंगे, बार बार ऐसे मामले आएंगे जहां पर व्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट किया जा रहा होगा। तो न्यायिक मान्यताओं को स्थापित करना तुलनात्मक अध्ययन में भारतीय प्रस्तावना का विशिष्टता है। यह भी एक संदर्भ समझिएगा। और देशों में शायद ऐसा कम मिलता है, पर ऐसा विस्तृत रूप नहीं मिलता है जहां पर न्यायालय एक प्रहरी के तौर पर, एक कवच के तौर पर खड़ा होता हुआ देखेगा व्यक्ति के तौर पर। हाँ, हालांकि आपको यह भी साथ में देखना है कि न्यायालय में बहुत से मामले 20 साल, 25 साल, 12 साल, 15 साल के मामले हैं। पर ध्यान रखिएगा, अति कार्य जब हो रहे हैं तो हमें संसाधनों का प्रबंधन अगर बेहतर कर लेंगे, न्याय जल्दी मिलने लगेगा। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें संसाधनों के साथ विकसित हो रहा है। पर यह ध्यान रखिएगा, अंतिम प्रहरी के तौर पर, अंतिम रक्षक के तौर पर न्यायालय खड़ा है हमारे संविधान के संदर्भों को स्पष्ट कर, व्यक्ति को मजबूत बनाने के। तो भारतीय प्रस्तावना इसको दिशा निर्देश देती है। इससे बाहर वो भी नहीं है। अगर इसका समालोचनात्मक दृष्टि बोल दिया, अगर मान लीजिए समालोचना करिए, जो भारत की प्रस्तावना का अन्य देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसका समालोचनात्मक दृष्टि स्पष्ट कीजिए या समालोचना व्याख्या कीजिए। तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं। भारतीय प्रस्तावना आदर्शों में व्यापक सूची प्रस्तुत करती है, परंतु व्यवहार में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था अभी भी है। इसकी व्यापकता समृद्धि बनाती है, किंतु कभी कभी इसकी व्याख्या राजनीतिक बहस का कारण बन जाती है। संविधान की व्याख्या मार्गदर्शक है, नैतिक मानकों के रूप में निरंतर प्रासंगिक बनी रहती है। ये सब समालोचनात्मक है, कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है। भाई हमेशा बात होती रहती है। 2026 में अभी हम लोग सैनिटरी नैपकिन को जो महामारी के दौरान बहुत ही जरूरी पक्ष होता है महिलाओं के लिए, उसको हम दे रहे मौलिक अधिकार के सूची में डाल रहे। तो सोच के देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं, इससे पहले बहुत से मामले में आके देखे होंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आपको समझने की जरूरत होगी। और निष्कर्ष आप सेम टू सेम वही उतार लीजिएगा जो बातें की गई है। मैंने जो बात कर रखी है, जहाँ पर अमेरिका जन संप्रभुता वाली बात करता है, फ्रांसीसी क्रांति आदर्श सामाजिक न्याय की बात करता है, वही भारतीय बहुलतावादी परंपराओं के साथ आगे विस्तृत होता हुआ दिखेगा। जापान का नैतिक, आयरलैंड का संविधान नैतिक संदर्भों को समझाने में प्रयास करता है। भारत लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य के तौर पर अपने आप को स्थापित करता है। इन सारे संदर्भों को रख के आप आगे बढ़ जाइएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रस्तावना पाश्चात्य जो पश्चिम के देश है, भारतीय चिंतकों का प्रभाव क्या है। तो कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। भूमिका निष्कर्ष लगभग सबका सेम रखे, बस सब जो टॉपिक उसके अनुसार कुछ ऐड कर देना, 1-2 लाइन, बाकी सब रखिए। बीच का कंटेंट अलग होगा। अब गहन वैचारिक दस्तावेज के तौर पर देखते हैं, सामाजिक आध्यात्मिक परंपराओं के तौर पर देखते हैं, आदर्श विभिन्न पाश्चात्य तथा भारतीय चिंतकों के विचार प्रेरित होते हैं, जिसमें प्रस्तावना एक समन्वय कर्ता के तौर पर दिखेगा, राजनीतिक दर्शन के तौर पर देखेगा, उसका प्रतिनिधित्व करता हुआ दिख जाएगा। जहां पर हम बात करते हैं कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं वैश्विक पश्चात चिंतकों, तो ध्यान रखें जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जैमरन बेंथम, J.S. मिल, कार्ल मार्क्स, फ्रांसीसी क्रांति के विचारक जो रहे उनके, और अमेरिकी संविधान निर्माता जेम्स मेडिसन आदि के विचार हमारे संविधान में जरूर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर दिखते हैं। जो लिखा गया प्रस्तावना, जो संविधान लिखा गया है, वो केवल एक व्यक्ति विशेष की कल्पना नहीं होती है। वो सामूहिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जो विचार चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विचार चल रहे हैं, उसका सामूहिक रूप से स्पष्टीकरण किया जाता है या लिखा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति विशेष लिख रहा है, कोई किताब लिख रहा है, तो जरूरी नहीं वो अपनी भावनाओं को ही 100% लिख रहा है, वो अपनी भावनाओं को 100% उतार, वो कहीं से किसी चीज़ों को ज़्यादा प्रभावित उसको अलग अलग रूप में प्रस्तुत करेगा अपनी पुस्तक में। तो यही संदर्भ समझिएगा। जॉन लॉक क्या कहता है, प्राकृतिक अधिकार की बात कर, जैसे जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति जो हमारे मानवाधिकार के तौर पर होता है, यह मूल रूप से है, किसी व्यक्ति विशेष से हम छीन नहीं सकते। अब है सीमित सरकार और जन सहभागिता के सिद्धांत, जिसमें प्रभाव क्या होता है, मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के अधिकार को की अवधारणा स्पष्ट होती है। रूसो का जो, जॉन लॉक का जो पश्चात सिद्धांत है, हमारे प्रस्तावना, हमारे संविधान में कहीं ना कहीं दिखता हुआ दिखेगा। वहीं रूसो क्या बोलते हैं, सामाजिक अनुबंध और समान इच्छा जो जनरल विल है, उसके आधार पर हम आपको देखते हैं। जैसे हम भारत के लोग, ये क्या है, जनरल विल है,
भारत के नागरिकों को संप्रभु बना देना, ये कहीं ना कहीं रूसों के उस आदर्श को स्थापित करता है जहां पर यह होता हुआ दिखेगा भारतीय प्रस्तावना में। मॉन्टेग्यू जो है शक्तियों के पृथ्वीकरण की बात करते हैं, तो लोकतांत्रिक शासन और संतुलन सत्ता की संरचना की बात करता है। तो आप संदर्भ समझिएगा कि शक्ति पृथ्वीकरण के संदर्भ में प्रस्तावना क्या बोलता है कि जब हम न्याय और समता का स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं तो न्याय का अंतिम उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है व्यक्ति तक वो सारी शक्तियों को पहुंचना। तो व्यक्तियों को शक्ति पहुंचाने के लिए जो संस्थाएं बनाई गई है उसको अपने जवाबदेहिता को तय करना, जवाबदेहिता को तय करना। और ये जवाबदेहिता कैसे तय होगा? किसी के शक्ति का शोषण करके नहीं प्राप्त हो सकता। जब तक हम वर्गीकरण तकनीक नहीं अपनाएंगे, सबको सभी संस्थाओं को अपने अपने आधार पर कार्य करेंगे नहीं, अपने सर्वोत्तम आउटपुट नहीं देंगे, तब तक हम आदर्श को प्रस्तुत ही के नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से आपको होता हुआ दिखेगा हमारे प्रस्तावना। प्रत्यक्ष रूप से कहाँ दिखेगा? वो आपको संविधान के अनुच्छेदों में दिख जाएगा, पर प्रस्तावना में प्रस्तावना अप्रत्यक्ष तौर पर बात करा कि एकता कैसे स्थापित करोगे भाई, समानता कैसे लाओगे? तो समानता आएगा कैसे? ये इसी संदर्भ में आएगा। तो आपको व्यवहार करना होगा, वैसा नहीं करिएगा तो फंसा रहेगा मामला। इन सब सारी चीजों को समझिएगा। बेंथम और जेएस मिल ध्यान रखिए उपयोगितावाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते, तो प्रस्तावना आपको दिखता है ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, उदारवादी मूल्यों का समावेशन किया जाता हुआ दिखेगा। वही कार्ल मार्क्स सामाजिक आर्थिक वर्ग विहीन समाज की बात करते, तो आपको प्रस्तावना में समाज व आर्थिक न्याय के विचार आपको स्पष्ट तौर पर दिखते हैं, तो इसके भी अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के विचारक में जैसे बंधुत्व स्वतंत्रता वाली बात आती है, समानता की बात आती है, तो ये सब चीज आपको होता हुआ दिखेगा। तो वैसे ही भारत की प्रस्तावना में इन आदर्शों को स्पष्ट रूप से समावेश दिया गया। अमेरिकी संविधान जो निर्माता है जेम्स मेडिसन, उनके द्वारा भी कुछ बातें की गई है जो आपको समझने की जरूरत होगी। संघीय लोकतंत्र और जन आधारित शासन की बात करें, वी द पीपुल तर्ज पर हम भारत के लोग को संदर्भ में देखते हैं। तो यह भी आपको स्वरूप समझने की जरूरत होगी कि आखिर क्या चाहता है। 1 सेकेंड। आखिर किस प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है, ये सब सारी चीजों को समझिएगा। अगर हम भारतीय चिंतक के प्रभाव की बात करते हैं तो महात्मा गांधी के विचार सर्वोत्तम तौर पर सत्य, अहिंसा, ग्राम स्वराज, नैतिक आदर्श, जहां पर सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व की भावना को स्पष्ट करते हुए दिखता है, तो आपको प्रस्तावना में दिख जाएगा। हालांकि मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी गांधीजियन विचार से, पाश्चात्य के विचार के भारतीय चिंतकों के प्रभाव से आपको होता हुआ दिखेगा, प्रभाव उस पर दिखेगा। पर प्रस्तावना के संदर्भ में सामूहिक रूप से बात करें तो सामाजिक न्याय और समता और बंधुता का संदर्भ आपको दिख जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देखते हैं तो सामाजिक लोकतंत्र, विधि का शासन, समान नागरिकता आपको दिखेगा। संविधान के अन्य पार्ट में मौलिक अधिकार, राज्य के निदेशक। जब हम देखते हैं प्रस्तावना में तो ध्यान रखिए न्याय के संदर्भ में यह होता हुआ दिखेगा। न्याय में जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना, व्यापक अवधारणा, तो यह क्या है? सामाजिक लोकतंत्र, विधि का शासन, समान नागरिकता, ये सब चीजें क्या है? तो यह न्याय के संदर्भ में स्पष्ट होता हुआ दिखेगा प्रस्तावना में। यह चीज आपको लिखना है, कोऑर्डिनेट करके लिख देना है। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, आधुनिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता, यह स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व में होता हुआ दिख जाएगा आपको। पर जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो ऑब्जेक्टिव रूल्स बनाए 1946 में, उसमें मूल संरचना का आधार यही था कि हम क्यों यह विचार प्रस्तुत करेंगे प्रस्तावना का, क्यों उसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमें यह बार बार निर्देशित करेगा कि हमें आगे क्या करना है, हमें समय के साथ किस प्रकार के परिवर्तन करने हैं, यही हमें बताएगा। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से होता हुआ जवाहरलाल नेहरू के विचार को दिखेगा, जिसमें उनका मूल धारणा था आधुनिकतावाद को लेकर। स्वामी विवेकानंद मानव की गरिमा, सार्वभौमिक बंधुत्व की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, राष्ट्रीय एकता अवधारणा की बात होता हुआ दिखेगा। तो स्वामी विवेकानंद क्या बोलते थे? मानव की गरिमा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सार्वभौमिक बंधुत्व इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सारी चीजें आपको प्रस्तावना में होता है। वही रविन्द्रनाथ ठाकुर जी क्या बात है, मानवतावाद, सांस्कृतिक समन्वय की बात करें तो प्रस्तावना में कैसे दिखेगा? वो समावेशी राष्ट्रवाद की बात, एकता अखंडता की बात कर रहा होगा, तो किस रूप से दिखेगा? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के, टैगोर की बातें वहां होता हुआ दिखेगा। वहीं श्री अरविंदो घोष की बात करते हैं तो आध्यात्मिक राष्ट्र और स्वतंत्रता के महत्व की बात करता है, स्वतंत्रता और निर्णय की सोचने की बात करता है। ये सारी चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस रूप से पश्चात चिंतक और भारतीय चिंतक के आदर्श हमारे प्रस्तावना में झलक रहे, किन किन रूप में झलक रहती है। सारे प्रभाव जहां जहां लिखा गया है उसको अच्छे से कंटेंट में देखिएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को शेयर किया गया ग्रुप में, आप उसे प्रिंट निकाल लीजिएगा या उससे क्रिप्स नोट बना के अपना उत्तर बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे मैं बात करूं
तो इसका समन्वय कैसे होता है, इसका अगर समन्वयात्मक स्वरूप हम कैसे देखते हैं पश्चात और भारतीय चिंतकों का, तो यह ध्यान रखिएगा कि उदारवाद जैसे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, उदारवाद कॉन्सेप्ट देते हैं, समाजवाद का कॉन्सेप्ट मिलता है, लोकतंत्र का, पद निरपेक्षता का, ये सारा सामूहिक भारतीय प्रस्तावना में देता है। यह न तो पूर्णतः पश्चात मॉडल पर आधारित है और न ही ध्यान रखिएगा पारंपरिक भारतीय चिंतकों का प्रतिबिंब है, बल्कि भारतीय सामाजिक यथार्थ के अनुरूप विचारों का व्यवहारिक संश्लेषण होता है। समाज जिस रूप से विकसित हो रहा था, समाज जिस रूप से आवश्यकता महसूस कर रहा था, या भविष्यगत जो लक्ष्य हमें उस समय दिख रहे थे, उसी अनुरूप में हमारा प्रस्तावना होता हुआ दिखेगा। तभी तो आप देखते हैं जब बदलाव 42वां संविधान संशोधन के बाद होता है, तो वर्तमान सामाजिक क्या था, मांग था कि धरातल पर लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना। तो बिना समाजवाद को लाए बिना, हम उसकी धारणा को विकसित किए बिना, हालांकि इसका इतिहास अलग है, बाद के दिनों हम बाद के क्लासों में देखेंगे, पर ध्यान रखिएगा भारतीय समाज में तभी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा धरातल तक पहुंचेगी जब हम समाजवाद के संदर्भों को समझेंगे। अब यही जो सामाजिक आवश्यकता थी वही समय समय के साथ पूर्ति करता है। न तो पूर्णतः चिंतक जो भारतीय चिंतक बोल रखे उसी के अनुरूप रहना है, न पश्चात चिंतक बोल रखा उसी अनुरूप रहना है। ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत होगी। इसके अलावा समालोचना करेंगे तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी विचारों से अत्यधिक प्रभावित है, क्योंकि सारी बातें यहाँ होता हुआ दिखे, जो भारतीय स्वरूप में होकर आया है, निकला कहीं से है पर भारतीय स्वरूप में वो अंदर आया प्रस्तावना में। परंतु भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन विचारों भारतीय परिस्थितियों में, विविधता में, सामाजिक विशेषताओं के साथ जोड़कर देखा। जिस तरह भारतीय डिमांड था, जिस तरह भारतीय आवश्यकता, उसी रूप में से जोड़ दिया। इस प्रकार उधार लिया गया दर्शन नहीं बोला। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, क्या भारतीय संविधान उधार लिया हुआ दस्तावेज है? वैसे ही प्रस्तावना से भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या भारतीय प्रस्तावना उधार का दस्तावेज है? तो बिल्कुल नहीं, इसे समझिएगा इस रूप में। सभी देश, भारत से भी बहुत से बाद के दिनों वाला जो भारत के आज़ादी के बाद जो राष्ट्र निर्माण हुए, या बहुत से जगह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भारतीय कॉन्सेप्ट को अपनाए गए। तो इसका मतलब उधार नहीं होता, वो समृद्धता को लाता, वो नवीन परिप्रेक्ष्यों को लाना चाहता है। ये सब सारी चीज़ों को समझिएगा। और समृद्ध और पूर्णजीवित वैचारिक संरचना को लेकर आता। पश्चात और भारतीय दर्शन दोनों क्या चिंतकों को शामिल करने का प्रयास करता। आधुनिक लोकतंत्र विचारधाराएं जो विकसित है उसको स्थापित करने का प्रयास करता है। भारत के सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करता है, जो यह आप संदर्भ समझा सकते। क्लियर है? उसके बाद ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और केशवानंद भारती बात के बाद इसे पूर्णतः विराम दे दिया गया। ये ध्यान रखिए, क्या संविधान का अंग है? तो यह प्रश्न भारतीय संवैधानिक कानून की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उससे पहले ऐसा बोला जाता है यह संविधान का अंग नहीं। विवाद का कारण रहा बाद के दिनों में। जब 1973 में केशवानंद भारती आता है तो उससे पहले बेरू बारू बाद मामले में मना कर दिया जाता है। फिर केशवानंद भारती 1973 में से अंग मान लिया जाता है। उसी के साथ मूल ढांचा का सिद्धांत दे दिया जाता है, जहाँ पर सकारात्मक बदलाव की तो बात की जाती है, नकारात्मक बदलाव नहीं हो सकता। तो यह केशवानंद भारती में यह चीजें समझिएगा। राज्य की प्रकृति, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे आदर्श मूल आकांक्षाएं राष्ट्र का, तो उसको उद्घोषणा के साथ जब विकसित हो रहा है तो इसको और भी समृद्ध करने की आवश्यकता है। इसलिए क्या है, राज्य की जब हम बात करेंगे, राज्य में प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है, तो बिना अंग बनाए हम इसके आदर्शों को कैसे पूर्ति करेंगे? यही केशवानंद भारतीवाद का मूल स्वरूप था। अरे भाई, हम जब दस्तावेज की बात करें, कुछ शब्दों की बात कर रहे हैं, जब हम कोई एक जनता पूरे संविधान को पढ़ नहीं पा रही है, उसके क्लिष्ट भाषाओं को नहीं समझ पा रही है, तो केवल उसके कुछ शब्दों को समझ रही है, तो हम उसको संविधान का अंग नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये भी एक संदर्भ समझिएगा। इसलिए केशवानंद भारतीवाद में इस संदर्भ को समझाया गया कि भाई तुम देखो, इधर उधर राज्य के बारे में बात हो रही है, राज्य को ऐसा देखो, तुम ऐसे इधर उधर मत जाओ, भटकाओ मत लोगों को, बस एक प्रारूप समझ लो कि प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं ना, शब्द के साथ जो शब्द को जो शामिल किया गया है, अगर कोई जनता इसको समझ रही है और इसकी मांग कर रही है, तो भाई हम तैयार रहेंगे उसके लिए। बस इतना ही समझ लीजिए। बाकी तुम्हारे संविधान में पूरे 395 अनुच्छेद में आप लोग क्या लिखे हो, हमको उससे क्या मतलब है? मतलब हमको जनता इसके संदर्भ में समझा के आ जा रही है, तो हम उसके बाद आएंगे, फिर आपको हम संविधान के आधार पर समझाएंगे। राज्य को समझाएगा या राज्य की संस्थाओं को माननीय न्यायालय के द्वारा समझाया जाएगा, आओ उस अनुच्छेद के अंदर क्या बातें की गई है, ठीक है ना? तो ये सब सारी चीजों को समझिएगा। अब ध्यान रखिएगा, इस बीच में बेरू बारू विवाद जो था
और केशवानंद भारती बहुत था, जहाँ पर प्रस्तावना का अंग नहीं मानता है, फिर केशवानंद भारती में अंग मांग लिया जाता है। वहीं पर केशवानंद जो केवल संविधान का व्याख्या सहायक हो सकता है, अर्थात प्रारंभ इसे संविधान का अभिन्न अंग हिस्सा नहीं माना, लेकिन सहायक के तौर पर जरूर माना जा रहा था। पर ध्यान रखिएगा केशवानंद भारती बाद में पूर्णतः यह बोल दिया गया। इस संदर्भ को जो मैंने अभी चर्चा किया वही सब सारी बातें यहाँ लिखी गई। इस संदर्भ को जब आप आंसर लिखिएगा इस तरीके से वर्गीकरण कर लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन के बाद की स्थिति की बात करें तो ध्यान रखिएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को जोड़कर और भी इसके धरातल पर या भावना उन्मुख बनाया गया कि राष्ट्र का एक की भावना ऐसी है। उसके बाद वर्तमान संवैधानिक स्थिति की बात करें तो संविधान का अंग है, न्यायालय द्वारा संविधान द्वारा व्याख्या मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर काम कर रहा है और समय के साथ इसमें सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा हो सकते हैं, पर उसमें सकारात्मक बदलाव जैसी अपेक्षा होनी चाहिए। पर हालांकि ध्यान रखिएगा 76 के बाद अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला है जहां पर इसमें बदलाव हो सके। पर ध्यान रखिएगा यह वर्तमान संवैधानिक व्याख्या की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा केवल संविधान का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी आत्मा और दिशा निर्देशक तत्व के तौर पर भी काम करती है। जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ भाई, शब्दों पर जाइएगा, शब्द सीख लिए तो आपको पूरे देश को ऐसा ही काम करना होगा। अब इसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं प्रस्तावना संविधान मूल ढांचे का संबंध, तो यह भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत से स्रोत हैं जहां समझने की जरूरत होगी, पर कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं केशवानंद भारती में स्पष्ट तौर पर बात ये कर दी गई, ये क्यों है मूल ढांचा, इसलिए कि व्यक्ति के विकास को निश्चित करता है, क्योंकि व्यक्ति के गरिमा को विकसित करता है। क्यों? क्योंकि न्याय को स्थापित कर, बंधुत्व को स्थापित कर, राष्ट्र की एकता अखंडता को स्थापित करता है, उसके अभिव्यक्ति को स्थापित करता है, इसलिए यह संविधान का मूल ढांचा होगा। और केशवानंद भारती बात को मैं अलग से मौलिक अधिकार के जब क्लासेज होगी वहां पर मैं समझाऊंगा ये क्यों मौलिक अधिकार इसको बोल दिया और क्यों नहीं स्पष्ट किया। मौलिक चाहता सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त स्पष्ट कर सकता था, स्पष्ट कर सकता था कि मूल ढांचा है क्या, ठीक है ना। बस ये बोल दिया, केवल मात्र इसको ब्लैंक छोड़ दिया। रीजन उसके पीछे था ना कि संविधानवाद काम कर रहा था। खुद न्यायालय को नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, जो ये पुस्तक है ना हमारा संविधान, उसको किस रूप से समय के साथ व्याख्यात करना, समय के साथ व्याख्या करना है, उसको खुद नहीं पता है। जैसा केस वैसे संदर्भ आएंगे ना। अब कैसे कोई बता सकता आने वाले 50 साल में कैसा केस आएगा, तो इसलिए मूल ढांचा को ओपन रखा गया। अगर बहुत से सवाल आपको पूछे जाएंगे, अरे मूल ढांचा तो बता दिया गया, तो उसके विषय को नहीं बताया गया, तो यही संदर्भ बताइएगा कि समय के साथ क्या व्याख्या होगी स्वयं न्यायालय को नहीं पता है, क्योंकि वो केस किस रूप में है, किस अनुच्छेद से प्रभावित है और किस संदर्भ में बात हो रही है, किस न्याय की डिमांड कर रही है, वो स्वयं न्यायालय को नहीं पता। यह संविधानवाद के परिप्रेक्ष्य में है। जब भी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा मूल ढांचा संविधानवाद है, जो भविष्य का विषय है, वर्तमान का विषय है ही नहीं। अगर रहता विषय वर्तमान का तो माननीय न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कर दिया था ये विषय होंगे, पर ये भविष्य का मामला है, तो भविष्य का मामला वर्तमान में बैठा हुआ व्यक्ति या उस संस्था कैसे कर सकती। यही संदर्भ समझिएगा मूल ढांचा में, यही मौलिक अधिकार में बात मैं करूंगा, तो सारे संदर्भ को समझिएगा। संविधान के मूल प्रकृति व्यक्त करते जहां पर न्यायालय ने माना यही तत्व संविधान के मूल ढांचे पर, जो मूल है वर्तमान में बहुत मूल्य है और वो आने वाले भविष्य को निर्धारित कर सकता है, इसलिए मूल ढांचा यह माना जाएगा। यह अभी परिप्रेक्ष्य आप समझिए, क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा मूल ढांचे संबंध में प्रस्तावना मूल ढांचे का अंतर संबंध क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहचान का आधार, संरक्षण का तंत्र, संवैधानिक नैतिकता, इसी आधार पर स्पष्ट होगा मूल ढांचा। अब मूल ढांचे का तत्व पहचान प्रस्तावना से की जाती है, यहीं से शुरुआत हो जाएगी। अब है कि मूल ढांचा सिद्धांत प्रस्तावना के आदर्शों से संवैधानिक सुरक्षा देती है। जितने आदर्श है वो संवैधानिक रूप से सुरक्षा दे रही है प्रस्तावना, इसलिए यह मूल ढांचा होगा। उसके बाद संवैधानिक नैतिकता इसकी है। जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं, नैतिक दिशा की बात करते हैं, मूल ढांचा उसे नैतिकता की रक्षा का साधन देता है, उपलब्ध कराता है, तभी तो हम इसको मूल ढांचा बोलेंगे। यह 3 बेसिक आधार बताइएगा क्यों प्रस्तावना मूल ढांचा होगा, तो ये 3 बेसिक चीज बता के आगे बढ़ सकते हैं आप। अगर नहीं बताते समस्या बनी रहेगी। तो आपसे यही प्रश्न पूछेगा, मौलिक अधिकार को मूल ढांचा में क्यों रखना है, व्यक्ति विशेष की गरिमा को क्यों मूल ढांचा में रखना है। क्लियर समझ रहे मैं क्या बात बोल रहा हूं, उसकी प्रकृति को बताइएगा। हाँ, इन कारणों के आधार पर इसको मूल ढांचा में रखा जाएगा, तो ये बेस ग्राउंड होगा, इस संदर्भ में बताने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है। अब है इसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं मूल ढांचा समालोचना करेंगे, आलोचनात्मक और समालोचना जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बात दोनों होती है, समालोचना करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा
यहाँ पर स्पष्ट नहीं है मूल ढांचा का सिद्धांत स्पष्ट उल्लेखित नहीं है। यह न्यायिक सृजन जुडिशियल इनोवेशन का मामला है। जैसे इनोवेशन है ना, क्या कल होगा इनोवेशन किसी को नहीं पता है। अगर मान लीजिए आज से मैं कुछ साल वर्षों की बात मैं करूं, मोबाइल पहले आता था, इतना मोटा मोबाइल आता था, इतना बड़ा मोबाइल आता था। आज छोटे छोटे मोबाइल्स आ रहे हैं, स्मार्ट 5G और AI जनरेटेड मोबाइल आ रहे हैं। आप समझ सकिएगा, ये इनोवेशन का मामला है, मूल ढांचा। अगर ये सब नहीं बोलिएगा ना कहीं ना कहीं आप मिस होता भी देखिएगा। इसलिए शब्द को जरूर लिखिएगा, न्यायिक सृजन का मामला है मूल ढांचा। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय हाई कोर्ट का यह थोपा गया आरोप नहीं है कि भाई हम तुमको बोल दे रहे हैं तुम्हारा ये मूल ढांचा है, तुम इसको मान लो। ये नहीं, ये सृजन है, जुडिशियल इनोवेशन का मामला है। इस शब्द को जरूर याद रखिएगा आप लोग, तो सारी चीजों को स्पष्ट कर दीजिएगा कि मूल ढांचा क्यों नहीं उसको व्याख्यात किया गया, यही मूल ढांचा शब्द क्यों नहीं व्याख्यात किया। ये क्योंकि आने वाले भविष्यगत इनोवेशन का मामला है कि डिमांड जनता के द्वारा कैसे किया जाए, फरियादी के द्वारा कौन सा डिमांड आएगा, कैसे अभी स्पष्ट किया जा सकता है, आने वाले समय में होगा, तो उसको उसी रूप से रहने दो। आलोचक के अनुसार यह संसद की सर्वोच्चता को सीमित करता है। नहीं, बहुत बिल्कुल हद तक ये बात सही भी लगता है कि आलोचक कहते हैं या बहुत से विचारक यह भी बोलते हैं संसद की सर्वोच्चता को, क्योंकि अभी जैसे यूजीसी का मामला है, मान के चलिए यूजीसी का मामला है, एक विधायी प्रक्रिया के तहत पास की गई, कमेटी बनी, पास की गई और सुप्रीम कोर्ट जाते फर्स्ट बेंच पर इसे क्या कर दिया गया, स्टे लगा दिया गया। अब सोच के देखिए, अगर यह सर्वोच्चता की बात होती, अगर सर्वोच्चता यह बात की जाती संसद की सर्वोच्चता की, तो क्या भावना जो जनता के उभर कर सामने आए, अब वो भावना कितना सही है कितना गलत है, वो व्याख्या संविधान के पटल पर की जाएगी। दोनों पक्षों के विचार या बहुत से पक्षों के विचारों को पहले सुना जाएगा, उसके बाद अगर लगेगा यूसीसी का जो वर्तमान स्वरूप वो सही है तो उसको पारित किया जाएगा। अगर नहीं लगेगा, किसी प्रकार का विभेद हो रहा है, तो उसको बदल कर स्वरूप को लाया जाएगा या पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। इस चीज को समझिएगा, यह सर्वोच्चता को सीमित करने मात्र नहीं, यह निर्देश देने मात्र से है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊं आपको सरल शब्दों में कि मान लीजिए किसी विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति या राज्य के स्तर पर राज्यपाल स्टे लगा देता है या उसको आरक्षित कर लेता है, तो ध्यान रखिएगा, वो केंद्र का सरकार हो राज्य का सरकार, उस पर नैतिक दबाव बन जाता है। भाई देखो, अबरी अगर दोबारा इसको नहीं सही करके भेजे, अगर मान लीजिए नहीं भेजे, तो भले संवैधानिक स्तर पर उनको बाध्य रखा गया है राष्ट्रपति को कि विधेयक पर साइन करना है, और राज्यपाल कुछ मामलों में राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं अनुच्छेद 200 के तहत, पर नैतिक दायित्व तो जरूर दे देता है सत्ता को, जो केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहा है, राज्य स्तर के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहा है, उसको नैतिक दायित्व दे देता है कि भाई तुम जनता से हट कर काम नहीं करना, जनता के लिए काम करना। तो बहुत से ऐसे मामले में देखा गया है कि विधेयक प्राथमिक स्तर पर ही सुधार करके भेज दिया गया, दूसरा बार बहुत अच्छे तरीके से विधेयक को भेजा गया। हालांकि इसके दूसरे भी रूप देखने को मिलते हैं जहां पर विधेयक को बार बार जानबूझकर रोका जाता है। तो यहाँ पर यह भी समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ संतुलन बनाने की स्थिति है, निर्देश समझने की स्थिति है। तो यह न्यायालय और संसद के बीच अहम का भाव नहीं होना चाहिए, केवल जनता को अधिक लाभ हो इस संदर्भ में काम करने की जरूरत है। यह भी चीजें समझिएगा। समर्थकों के अनुसार लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य बनाया गया, यह भी पक्ष सामने आता है। वास्तव में यह सिद्धांत प्रस्तावना के मूल भावना को अक्षुण्ण रखने की बात करता है कि भाई अक्षुण्ण रखो, इसको किसी रूप से नेगेटिव बदलाव नहीं करो, सकारात्मक बदलाव करो, क्योंकि वो इनोवेशन का मामला होता है। केवल इनोवेशन साइंस में नहीं होता है, इनोवेशन हमारे पॉलिटिक्स के पार्ट में भी होता है। व्यक्ति की शक्ति कितनी असीमित रूप से कार्य वो कर रही है, उसको व्याख्यात करने के लिए भी तो चाहिए ना कोई मामला। नहीं तो कोई बोलेगा कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरह मेरा मौलिक अधिकार है भाई, और हम नंगे पूरे मार्केट में घूमेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। राष्ट्रीय एकता, सामाजिक दायित्व और हमारा जो कल्चर है उससे अधिक हम प्रभावित होते हैं। तो आप अपने 4 दीवारी रूम में क्या कर रहे हो, कोई संस्था को जवाबदेही नहीं बनता है। आप रहो अपने घर में जैसे रहना है, पर जैसे ही आप समाज में आते हैं, एक व्यक्ति से
व्यक्ति समूह में आप आते हैं, आपकी जवाबदेहिता आपके रूम से बाहर निकल के सार्वजनिक हो जाती है, तो आपको उससे ज़्यादा आपको दायित्वपूर्ण होना चाहिए। यही भावना आपको मूल ढांचा में लेकर आता है। इस संदर्भ को समझिएगा। आपको असीम शक्तियां हैं व्यक्ति को, पर वह असीम शक्तियों का प्रयोग केवल आप कैसे कर सकते हैं, उस युक्तियुक्त निर्बंधन के तहत कर सकते हैं जो राज्य लगाता है, जो मैं आपको मौलिक अधिकार के समय समझाऊंगा बेहतर तरीके से। अभी समझाऊंगा, कहीं लीक से हट जाएगा, इसलिए उस समय समझाएंगे। अब प्रस्तावना न्यायालयों का उपयोग तो देखते होंगे, मूल ढांचे की पहचान के लिए प्रयोग किया, जैसे केशवानंद भारतीवाद में मौलिक अधिकारों की व्याख्या का प्रयोग, जैसे मेनका गांधी में देखते होंगे, मैंने मेनका गांधी में व्यक्ति की गरिमा को स्पष्ट किया गया था, तो व्याख्या किया गया था मौलिक अधिकारों का। मिनर्वा मिल्स में 1980 में प्रस्तावना के माध्यम से मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की रेखांकित किया। देखो, समझो बात को कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल अलग अलग विषय नहीं है, एक व्यक्ति विशेष जहां पर सर्वांगीण विकास दे, राज्य को सर्वांगीण शक्तियां दे रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपको संतुलन बना के चल रहा है, क्योंकि हमारी नैतिक और सामूहिक जवाबदेही पूरी संस्थाओं को है कि व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति विशेष को लाभ होना चाहिए। इसी संदर्भ में समझिएगा, मौलिक अधिकारों का व्याख्या करता, वहीं पद निरपेक्षता की पुष्टि प्रयोग करता, जैसे SR बोमई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में न्यायालय प्रस्तावना के प्रभावित होकर जहां पद निरपेक्षता के संविधान को मूल ढांचे का अंग माना, वहीं पर आपको समझिए धर्म निरपेक्षता राज्य की मूल विशेषता के रूप में व्याख्यात की गई, जहां पर पद निरपेक्षता की बात करता है। वहीं पर सामाजिक और न्याय और समानता के संदर्भ में अगर न्यायालय प्रस्तावना का प्रयोग कर रहा है वर्तमान में या पहले किया है, तो ध्यान रखिएगा, आरक्षण, सामाजिक न्याय, समान अवसर से जुड़े मामलों में भी इसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के आदर्शों के तौर पर प्रस्तुत करता हुआ दिखेगा। वहीं संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा निर्माण का प्रयोग हाल के निर्णय, जैसे निजता का अधिकार, धारा 377 का मामला, जो ऐसा मामला था जहां पर संवैधानिक नैतिकता, संविधान की अपनी नैतिक है जवाबदेही है किसी विशेष खास विशेष के लिए, तो उसके लिए आदर्शों को गरिमा, स्वतंत्रता, समानता का क्या करना है, सहयोग करना, उसके अक्षुण्ण बना कर रखना। तो ये प्रस्तावना का प्रयोग न्यायालय विभिन्न समयों पर करता रहा, विभिन्न मामलों में करता रहा। हम इसके अतिरिक्त बात कर लेंगे, जब समालोचनात्मक दृष्टि की बात करेंगे, एक सेकंड, चलिए समालोचनात्मक दृष्टि की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा प्रस्तावना प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में परिवर्तनीय है, जस्टिफिएबल है। ऐसा नहीं कि प्रस्तावना बदलाव नहीं हो सकता, पर ध्यान रखिएगा मूल ढांचा के संदर्भ में हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक नहीं होगा। ये आत्मा माना गया है और इसी रूप में देखा भी जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, न्यायालय प्रस्तावना का प्रयोग मुख्यतः 3 रूपों में करता है। यह ध्यान रखिएगा, स्टार श्रेणी में रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि प्रस्तावना का प्रयोग क्यों करता है हमारा न्यायालय, तो ये 3 रूप जरूर इंपॉर्टेंट याद रखिए। उसके अलावा बहुत से बोल सकते हैं, संविधान की व्याख्या के लिए व्याख्या के साधने के रूप में करता है। दूसरा, मूल ढांचा की पहचान के आधार के रूप में करता है। मौलिक अधिकारों की संवैधानिक नैतिकता की रक्षा के मार्गदर्शक के तौर पर करता है। एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी होता है ना, कभी कभी ऐसे मामले आ जाते हैं, माननीय न्यायालय के पास भी समस्या हो जाती है, इसको किस अनुच्छेद के तहत इसको परिभाषित किया जाए, इसके लिए निर्णय दिया, इसके लिए न्याय किया जाए। बहुत से ऐसे मामले हैं जहां पर न्यायालय भी फंसता हुआ दिखेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। तो क्या करेंगे, वो भी सारा जो अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद है, उसको साइड में रखेंगे और बोलेंगे लाओ प्रस्तावना को लाओ। तो बाबू क्या है, तो प्रस्तावना का मूल भावना क्या कर रहा है, न्याय जब कर रहे हैं उस वक्त ध्यान देते हैं, क्या इसके आदर्श को पूर्ति कर रहा है जो हम न्याय करने वाले हैं किसी फरियादी के लिए, उसको न्याय दिलाने जा रहे हैं। तो क्या हमारा प्रस्तावना का जो मूल धारणा है उसको और उसके संदर्भ में बातें कर रहा है, तो कर रहा है तो ठीक है। जब मूल ढांचा की पहचान करना होगा तब भी यही काम करेंगे वो। अगर मूल ढांचा को, पूरे संविधान को एक अनुच्छेद से लेकर 395 अनुच्छेद से शायद वो ना पढ़े, पर ये प्रस्तावना को जरूर पढ़ रहे होंगे वो मूल ढांचा को निर्धारित करते वक्त। तो ये चीज ध्यान रखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रस्तावना है, आपको ये समझ, केवल किसी के शॉर्ट वीडियो से देखने से नहीं समझ पाइएगा, किसी के आधे घंटे के वीडियो से नहीं समझ पाइएगा, जब तक इसका विश्लेषित स्वरूप नहीं समझिएगा। जब आप सर्विस करने जाइएगा तो मूल आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ रहे ना रहे, प्रस्तावना जरूर रखिएगा। प्रस्तावना रखिएगा, आपको नैतिक रूप से जवाबदेह बनाकर रखे, उत्तरदायी बनाकर रखेगा कि हमको करना क्या। तभी तो आप देखते हो नीट जैसे छात्रा का अगर इस प्रकार के कृत हो जा रहे हैं तो पूरा प्रशासन जवाबदेह नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें विधिक कानून के तहत परेशान होते रहते हैं। आपको ये सब सारे संदर्भ समझने होंगे, ये सारे चीजों को समझने की आवश्यकता। क्लियर है। इसके अलावा प्रस्तावना न्यायालयों के द्वारा प्रयोग हाल के दिनों में ध्यान रखिएगा,
समाजवादी पंथनिरपेक्ष जैसे शब्दों की वैधानिकता, जो नवंबर 2024 में मामला आया था जहां पर इस पर समाप्त करने की बात की जाए थी, प्रस्तावना से इसे हटा दीजिए। पर न्यायालय ने इसे क्या किया, ये सब संविधान के मूल ढांचे में, तो भाई इसको हम नहीं हटा सकते हैं क्योंकि यह हमारे संविधान को दिशा निर्देशित करता है, हमारे तंत्र को दिशा निर्देशित करता है, इसलिए हम इसको हटा नहीं सकते हैं। तो निर्णय याचिकाकर्ता डाला था नवंबर 2024 में मामला ऐसा आया था कि यह समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द विशेष स्थितियों में डाले गए थे जो आपको 42वां संविधान संशोधन के प्रभाव में था। तो ध्यान रखिए उस समय रूस का परिप्रेक्ष्य हमारे यहाँ अधिक हो रहा था, इसके परिप्रेक्ष्य में बातें की जाए तो वर्तमान स्वरूप में इसे हटा देना चाहिए। पर ये मूल ढांचे के संदर्भ में आता है इसलिए हम इसको नहीं हटा सकते। हाँ, इसके अलावा और कोई शब्द हो तुम हमको बेहतर इससे हो, पॉजिटिव विकास करा सके व्यक्ति विशेष का, पंथों का, तो हम जरूर डाल सकते, क्यों नहीं डालेंगे। अगर पंथ निरपेक्ष से भी विकसित वैज्ञानिक शब्द आ जाएगा तो क्यों नहीं डाल देगा, बिल्कुल डालेगा, पर उसको कम करेगा। जो पंथों के साथ हम भेदभाव नहीं कर रहे, उसको समानता के आधार पर देख रहे हैं, तो क्यों हम इसको अलग करेंगे। सिंपल सा धारणा आपको समझनी है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं मूल ढांचे भावना, संवैधानिक मूल ढांचे की पुष्टि करता है। जब अक्टूबर 2024 में मामला आया था टिप्पणी प्रस्तावना निहित धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, मूल निजता जैसे मूलभूत निजता और संविधान की मूल संरचना का अंग है, उसी में अदालत ने क्या कहा कि संविधान के मूल भावना जो प्रस्तावना में संक्षेपित है, समीक्षा की गई, उसी के आधार पर जब न्यायालय ने बोला मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर है तो आप इसको हटा नहीं सकते। इसलिए मूल ढांचे की पुष्टि आपको अक्टूबर 2024, जब नवंबर में आपको यह मामला आता है समाजवाद पंथ निरपेक्षता वाला, तो अक्टूबर 2024 में इसकी पुष्टि भी दोबारा की जाती है। ये सारे संदर्भ को समझिए, क्लियर है। उसके अलावा प्रस्तावना मौलिक अधिकारों संवैधानिक संरचनाओं की व्याख्या अप्रत्यक्ष उपयोग जनवरी 2026 में करता है, जहां पर आपको ध्यान रखिएगा महिला स्वास्थ्य और सम्मान के लिए जुड़े फैसले जैसे मानसिक स्वच्छता और मासिक जो संस्था होता है जिनमें पीरियड का मामला होता है, महामारी का मामला होता है, उसमें मौलिक अधिकारों को माना जाता है। तभी तो आप देखते हैं जनवरी 2026 में हम किस आदर्श को प्रस्तुत कर रहे हैं, व्यक्ति की गरिमा, समाज की गरिमा जो होती है, व्यक्ति की गरिमा इंपॉर्टेंट, महिला की गरिमा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब आप देखते होंगे सभी कॉलेजों में इसकी व्यवस्था करने की, सभी स्कूलों में इसकी व्यवस्था करने की बात की जा रही है। आपको यह समझना होगा राज्य हमेशा सतत प्रक्रिया में काम करने वाली धारणा है, तो राज्य ऐसी कल्पना की पूर्ति करना चाहता है। तो इस संदर्भ में देखिए महत्व क्या होगा, प्रस्तावना के आदर्श न्यायपालिका की व्याख्या क्षमता में विस्तृत करते हैं, भले ही प्रत्यक्ष रूप से विलंब और शब्द उच्चारित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा यह न्यायालय को भी निर्देशित करा, भाई आपका अभी जवाबदेही अभी खत्म नहीं हुई, अभी और काम करना, और भी बेहतर तरीके से काम करना, और भी अलग अलग तरीके से काम करना, ये चीज आपको समझना है। तो ये सब सारी चीजें समझिए, क्लियर है। उसके अलावा जब हम बात करें प्रस्तावना की विधि की स्थिति में, तो यही आलोचनात्मक व्याख्या कीजिएगा। जहां पर आप बेरू बारू मामले की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभिन्न अंग नहीं है, तो किस आधार पर इसे केवल संविधान की व्याख्या और सहायक तौर पर देखता है, माना। वहीं स्वतंत्र अधिकार या दायित्व उत्पन्न करने वाला प्रावधान नहीं माना। वहीं पर स्थित दृष्टिकोण प्रस्तावना की विधि की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाया। पर वहीं जैसे ही केशवानंद भारतीवाद में हम आते हैं तो क्या होता है, परिवर्तनकारी दृष्टिकोण लाता है और बोलता है कि भाई यह दृष्टिकोण बदला होना चाहिए, प्रस्तावना संविधान का अंग होगा तभी तो हम बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि पहले ही मूल रूप से हम आदर्शों को, जो मैं शब्दों की बात लगातार कर रहा हूं ना, उस शब्द को अगर कोई व्यक्ति विशेष समझेगा तो हम पूरे संविधान की आवश्यकता क्यों होगी। वो तो टेक्निकल वर्ड है, लीगल वर्ड है ना, वो व्यक्ति विशेष कैसे समझ पाएगा। तो हमारे देश में मूल धारणा यही हुई थी, इसके आधार पर इसकी क्या की गई, व्याख्या की गई। प्रस्तावना के वर्तमान विधि की स्थिति की बात करें तो संविधान अभिन्न अंग है, अब स्थापित है, और प्रस्तावना संविधान का हिस्सा के तौर पर देखने को मिलती है। बाद के दिनों हम देखते हैं कि क्या होता है, संशोधन योग 42वें संविधान संशोधन के बाद भी स्थिति ऐसी है कि हम क्या कर सकते, सकारात्मक बदलाव ला सकते। तभी तो अक्टूबर 2024 में आपको फैसले आते हैं जहां पर नेगेटिव बोला, नेगेटिव नहीं हो पाएगा, पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करिए, बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो ये सब सारी चीजों को देखने का प्रयास कीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा आलोचनात्मक परीक्षण में पूछे क्या प्रस्तावना मात्र व्याख्यात्मक उपकरण है, तो बिल्कुल भी नहीं मानिएगा, केवल मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसे अत्यधिक महत्व के साथ इतनी देर मैं बोल रहा हूं, यहीं से समझ जाइएगा कि प्रस्तावना कितना इंपॉर्टेंट है। किसी के क्लास में जाकर देख लीजिए, प्रस्तावना को लेकर इतना व्याख्या नहीं किया होगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर यह समझता हूं कि प्रस्तावना को जब तक नहीं समझिएगा तो भारतीय संविधान को नहीं समझ पाइएगा। तभी आप भारतीय संविधान का, है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अधिकारों का एन केन प्राकृतिक प्रयोग करते हुए नेगेटिव रूप से दिखते होंगे। अगर प्रस्तावना को समझ जाते तो संविधान के उस स्वरूप को समझ जाते जो प्रस्तावना डिमांड कर रहा है।
आप उन संदर्भों को समझ जाते, किसी को बोलने से पहले अपने नैतिक दायित्व को समझते कि हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए, समाज के लिए या संस्थाओं के लिए बोलने से पहले हमारे नैतिक दायित्व क्या है, इस संदर्भ को समझिएगा। प्रश्न करना बहुत लाजमी चीज है, पर प्रश्न की उद्दंडता नहीं होनी चाहिए। संस्था से प्रश्न करो, संस्थाओं से प्रश्न करो, कटघरे में लेकर आओ, पर वो उद्दंडता के साथ नहीं होनी चाहिए, वो एक लहजे के साथ होनी, वो चीज आपको प्रस्तावना सिखाता है। ये चीज समझिएगा। क्या प्रस्तावना मूल ढांचे का स्रोत है? तो बिल्कुल है। ध्यान भी ये भी ध्यान रखिएगा, आधार देता है, यहीं से भटक, क्योंकि मैंने अभी बोला ना, अगर मूल ढांचे को निर्धारित करना तो न्यायालय किससे प्रभावित होती? प्रस्तावना से होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। यथार्थ और आदर्श और यथार्थ का अंतर कितना इसके बीच में, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक सेकंड। प्रस्तावना वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पूर्णतः प्राप्त नहीं होता है। ये प्रश्न उठता है कि क्या प्रस्तावना एक आदर्शमत घोषणा है, अभी तक पूर्ति नहीं हुई, तो इसे हम समझने का प्रयास इस रूप में कीजिएगा कि यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो आने वाले समय में और भी उन्नत कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। तो यह पूर्ति कब तक होगी यह कोई नहीं बता सकता, पर हर बार जब यह पूर्ति होने की स्थिति में लाया जाता है तो ये एक नए बदलाव के दौर को लेकर आती है। जैसे अभी संदर्भ समझिएगा सैनिटरी नैपकिन के मामले में, हालांकि मौलिक अधिकार के संदर्भ में प्रस्तावना से जोड़कर देखिएगा, इसका उद्देश्य तो यही था व्यक्ति की गरिमा स्थापित करना ना, तो महिलाओं की गरिमा स्थापित करना है, तो हम गरिमा को स्थापित कर रहे हैं, और भी बेहतर गरिमा स्थापित करने की प्रक्रिया हो सकती है, तो समय समय के साथ वो आएगी। ये सब सारे संदर्भ को समझिएगा। क्लियर है? अब है कि प्रस्तावना वास्तविक विधिक भूमिका है, तो बिल्कुल भूमिका है। तो इसके लिए मूल ढांचे, संवैधानिक आधार, विधायिका और कार्यपालिका नीति निर्देशक मानकों को निर्धारित करता है, यह नैतिक जवाबदेही तय कर देता है। ये सब सारे संदर्भ को लेकर आगे बढ़िएगा। ये सब सारे संदर्भ आपको बताते हैं जिसमें आप ये सब सारी चीजें लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसके अतिरिक्त क्या वर्तमान भारतीय पर आदर्श साकार हुए हैं? तो यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि प्रस्तावना जो आदर्श दिए गए साकार हो रहे हैं, वो पूरा हो रहे हैं? तो बिल्कुल हो रहे हैं। समय के साथ और भी विकसित होंगे, और भी पूर्ति होंगे समय के साथ। तो यह सतत चलने वाली प्रक्रिया, इनोवेशन का मामला सतत चलने वाली प्रक्रिया है, या जुडिशियल इनोवेशन का मामला है। तो यह जल्दी जल्दी और भी आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ेगी तो पूर्ति होते हैं। जैसे संप्रभुता के संदर्भ में पूर्ति हुई है, लोकतंत्र के तौर पर पूर्ति हुई है, समाजवाद के तौर पर, विश्व के तौर पर इसकी विकसित, जैसे समाज, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा योजना, आरक्षण नीतियां, स्वास्थ्य बीमा योजना, क्या है ये सब समाजवाद के संदर्भ में आपको विकसित प्रस्तावना में जो आदर्श थे उसको पूर्ति कर रहा है। वहीं पर लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं, लोकतंत्र की संरचना सुदृढ़ हुई, जैसे दल बदल के कानून आए थे, वित्त पोषण, चुनावी वित्त पोषण संबंधित कानून आए थे, राजनीतिक अपराधीकरण, संस्थागत स्वायत्तता की बात हुई थी। ये सब मामले क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र को ही तो मजबूत कर रहे हैं। तो यही चीज समझाना है। अब वहां पर संप्रभुता की बात करते हैं, आज एक स्वतंत्र देश के तौर पर तो परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष कार्यक्रम, स्वतंत्र विदेश नीति, अध्यक्षता जो है G20 में अध्यक्षता, उदाहरण इसके संप्रभु स्थिति को दर्शाते हैं। ये सब सारे फैक्ट आप लिख सकते हैं। बिल्कुल पूरा हो रहा है, क्योंकि राज्य उसी संदर्भ में, उसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है जो इसके राजनीतिक आदर्श रहे हैं, जो पाश्चात्य और जो देश के जो हमारे चिंतक रहे हैं उनके जो आदर्श रहे हैं उसी को स्थापित करने के लिए हमारे कार्य किए जाते हैं। तो ये सब सारे संदर्भ को लिख लीजिएगा। क्लियर है? पद निरपेक्षता को करता हुआ दिखेगा, फिर उसके बाद न्याय को स्थापित करते हुए दिखेगा, स्वतंत्रता को, समानता को, बंधुत्व को, सभी को यह स्थापित करते हुए दिखेगा। व्याख्या की गई है, वही बातें मैं जो पहले से बोल रहा हूँ, सब सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। जहाँ पर समानता की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण के लिए पहले की गई है, शिक्षा रोजगार के लिए आरक्षण की बात की, सामाजिक आर्थिक विषमता को, लैंगिक वेतन को कम करने के लिए। तभी तो आप देखते हैं कि जब BCCI में दोनों पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों को लैंगिक वेतन की बात की जाती है, समान अब मिलेगा। तो ये सब सारी चीजें आप लिख सकते हैं। स्वतंत्रता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातें की जा रही है, ये सब सारी चीजें आप यहाँ पर इनपुट डाल सकते हैं। क्लियर है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श साकार हुए हैं। अब वर्तमान प्रासंगिकता, तो बिल्कुल प्रासंगिकता बनी हुई है, संपूर्णता की प्रासंगिकता बनी, लोकतंत्र की। अब इसकी कल्पना किए बिना हम आगे तो बढ़ ही नहीं सकते ना। तो आपको यह समझना होगा, यह जब तक है हमारा देश, जब तक हमारा संविधान है, इसकी प्रासंगिकता प्रस्तावना की बनी रही, सकारात्मक रूप से और वृद्धि होगी इसमें। आज जो आप सोच रहे हैं ना संकीर्ण रूप से, वो कहीं विस्तृत होता हुआ आने वाले समय में दिखेगा। तो यह हमेशा प्रासंगिक रहेगा। जैसे आर्थिक निर्भरता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, साइबर सुरक्षा के लिए, सीमा विवाद जैसी चुनौतियां सामना, तो उसको डिजिटल संप्रभुता, डेटा सुरक्षा, राजनीतिक स्वायत्तता के संदर्भ में संप्रभुता बढ़ता जाएगा और उसके लिए हम काम करते रहेंगे। यही सब परिप्रेक्ष्य को लिख देना, समकालीन प्रासंगिकता बनी हुई है। क्लियर है?
अब है कि इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता, जब समकालीन प्रासंगिकता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को भी हम लोग देखते हैं। ये सब सारी चीज़ें की वर्तमान में हम निजता का अधिकार देखते हैं, सूचना का अधिकार देखते हैं। ये सब आधुनिक लोकतंत्र के तंत्र है। हालांकि मैं पहले भी सब पॉइंट पर चर्चा कर लिया, वही सब लिख रहा। बस ध्यान रखना है कि समकालीन प्रासंगिकता में क्या कहाँ लिखना है, जो आपको पूरे स्लाइड में मिल जाएगा। तो ध्यान रखने, समान अवसर की बात करता है, लैंगिक न्याय की बात करता है, ये सब सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। बंधुता के आदर्श, सामाजिक समता, ये सब सारी चीज़ें आपको प्राप्त होनी चाहिए। क्लियर है? ये सब सारी चीज़ें आपको होती हुई दिखेगी। अब इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को समग्र विश्लेषण जब करेंगे, सारी चीज़ें समाप्त हो गई है, बस विश्लेषण के तौर पर देखें तो क्या देखेंगे कि समकालीन चुनौतियां हैं। तो जैसे जैसे तकनीकी परिवर्तन हो रहे, जलवायु संकट हो रहा, आर्थिक असमानता और सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा, प्रस्तावना के आदर्श को अप्रासंगिक नहीं बल्कि और भी अधिक आवश्यक बनाती है, सशक्त बनाती है। अगर आपसे पूछ दे कि जलवायु परिवर्तन के मामले में, तकनीकी परिवर्तन के मामले में क्या प्रस्तावना अभी भी जिंदा है, तो बिल्कुल जिंदा है, और भी बेहतर तरीके से जिंदा होगा, और भी शक्तिशाली होकर निकलेगा। जैसे हल्क है ना, मजबूत होकर बार बार निकलता है ना, वैसे ही ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना आज भी संवैधानिक नैतिकता के मार्गदर्शक को स्थापित करता है। तभी तो सैनिटरी नैपकिन के बारे में जब न्यायालय बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं मूल रूप से वो उसके धारणा में प्रस्तावना के गरिमा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। नागरिकों के लिए अधिकारों और कर्तव्यों को प्रेरणा है। तो मैंने शुरू से क्या बोल रख रहा हूँ कि व्यक्ति विशेष के कर्तव्य को भी निर्धारित करता है। नहीं तो आप इस तरीके से व्यवहार नहीं करते, क्योंकि आपने संविधान के प्रस्तावना को समझा ही नहीं। केवल अंक प्राप्त करने का एक केवल दस्तावेज समझ रखे हैं। नहीं तो पूरे संविधान को पढ़ लीजिए ना, हमसे पढ़ लीजिएगा। आपको नैतिक नहीं बना के बाहर निकाले तो फिर बोलिएगा। मैं जिनके साथ काम किया हूँ, मैं उन नैतिक लोगों के साथ काम किया हूँ जो समाज में जाके कहीं ना कहीं बेहतर कर रहे हैं। कभी मेरे बारे में जब आप जानिएगा तो बेहतर तरीके से समझिए। मैं अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्यों की बात करता हूँ, क्योंकि जब मैं कर्तव्य मूलक रहूंगा ना, तो मेरे अधिकार उसके साथ साथ चलेंगे। और केवल मैं अधिकार की बात करूंगा ना, तो मेरे कर्तव्य कभी साथ नहीं चल सकते। तो प्रशासन में सभी लोगों को यही धारणा विकसित करनी है कि जब आप कर्तव्यों का वहन कर रहे होंगे ना, तो अधिकार उसके साथ ऑटोमेटिक पीछे पीछे चल रही होंगी, जैसे आपके शरीर का छाया धूप में चलती है। संदर्भ को समझिएगा। केवल अगर इसको इस तरीके से समझ लिए तो आपके संपूर्ण अधिकार आपके हाथ में होंगे। अगर केवल अधिकारों की बात कर रहे हैं, कर्तव्य की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा शोषितकारी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। शोषण प्राप्त व्यक्ति, ये चीज को समझ लीजिए। क्योंकि आप एक तरफा बात कर रहे होंगे, अपनी बात कर रहे हो, आप समाज से कटे फटे रह जाइएगा। ये सब सारी चीजें, अधिकार आपको तत्कालिक रूप से लगेंगे मुझे मिल गया है, पर समाज के साथ होकर नहीं मिल रहा होगा। पर कर्तव्य के साथ अधिकारों की मांग कर रहे होंगे ना, तो पूरे समाज का विकास हो रहा होगा, केवल आपका विकास नहीं हो रहा होगा। इस संदर्भ को समझिए। इस धारणा को अगर जिस दिन समझ गया कोई व्यक्ति विशेष हमारे प्रशासन को, तभी आप देखते होंगे निर्भया जैसे कांड में जब चीज़ें होकर आती है, या इस प्रकार के जब नीट वाले मामले में जब पटना में देखने को मिलता है, या इसके अतिरिक्त कुछ भी मामले देखने को मिलता है, शासन प्रशासन प्राथमिक रूप से जवाब देने ही होता है। रीजन उसके पीछे है कि उसने केवल किताब को अंकों तक प्राप्त करने का माध्यम माना, क्योंकि मुझे एक सिलेक्शन लेना है, उसका हमको शामिल IAS IPS बन जाना है, स्टेट लेवल पर अधिकारी बन जाना है, और माल रबड़ी खानी है। पर आपको कितना बड़ा जिम्मेदारी दिया गया, कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आपको नहीं पता है। आप पूरे साथ, एक आपके कलम, आपके एक काम से ना पूरा सिस्टम है ना आपके साथ हो जाएगा। नहीं तो आपके ही आसपास के लोग आपको है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कभी DNA में बोलता था कि यूएन अगर अपने एसिड निर्माण तकनीक को डेवलप नहीं करेगा, तो जिसका वो आज पछलग्गू है ना, आने वाले समय वही उसको डुबा देगा। तो देखिए अमेरिका बाहर होने की बात कर रहा है, तो उसके पैसे बचे हुए हैं, नहीं दे पाया, तो संस्था यूएन की सवालिया निशान, अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। तो ऐसे ही समझिएगा, न्यायालय में जब हम बात करते हैं, पॉलिटी में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के साथ खड़ा होने की जरूरत है। प्रशासन को अपने कर्तव्यों के साथ खड़ा होना चाहिए। शासन प्रशासन, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका को अपने कर्तव्यों के साथ खड़ा होना चाहिए। तब जाके आप अधिकारों की मांग करिएगा। अधिकार जब मिलेंगे उसके साथ, तो आपका सर्वांगीण विकास होगा, समाज का सर्वांगीण विकास होगा, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में समझिएगा इसकी प्रासंगिकता को, ऐसे केवल नहीं समझिएगा। इसके जब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष का, समग्र निष्कर्ष की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आदर्श पूर्णता प्राप्त नहीं हुए हैं। ध्यान रखिएगा निरंतर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया दिशा दे रही है। तो यह ध्यान रखिएगा, जो कल्पना हम कर रहे हैं ना, आने वाले समय उससे बढ़ जाएगा। तो वर्तमान में तो आदर्श पूर्ति प्राप्त नहीं हो रही, और भी करने का काम है, पर यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को दिशा हर बार देती है। तो यह भी चीज समझिएगा कि समकालीन प्रासंगिकता निर्विवाद है,
यह हमेशा आपको विवाद के तौर पर या उसके पक्ष या विपक्ष के तौर पर देखने को मिल जाएगा। बहुत से समूह पक्ष में होगा, कोई बहुत से समूह पक्ष विपक्ष में होंगे, पर ध्यान रखिएगा यह प्रकाश स्तंभ है। इसी लाइट से है ना, लाइट से पूरा हमारा देश क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। यह नहीं रहेगा तो अंधेरा छाया रहेगा। तो इस चीज़ को समझिएगा कि हम अभी भी आदर्श को प्राप्त कर रहे हैं, जो दिए गए आदर्श उसको प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले समय और बेहतर होगा, तो ये समय के साथ और भी बढ़ता जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है। इसके अलावा हम लोग शुरुआत किए हैं, आज ही डीएनए का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। आपको 6 से 7 PM में आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है eDNA का, जिसको आप लोग पढ़ के आइएगा और इसका एनालिसिस मैं कराऊंगा आप लोगों को। एग्जाम ओरिएंट केवल बात होगी, केवल एग्जाम ओरिएंट। कोई बकवास मेरे 1-1.5 घंटे के वीडियो में देखेंगे मैं इधर उधर की बात कर रहा हूँ, नहीं। ऐसे ही eDNA में मैं बात करता हूँ। पहले जो वीडियो जो देखते होंगे बच्चे, तो ध्यान रखिएगा इस पर मैं जो बातें करूंगा वो एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। आपको उसको संदर्भ को समझना है, किस रूप से आप लेते हैं। आपको सिलेक्शन चाहिए तो पढ़िए, मेरे साथ मैराथन के साथ चलिए। एक दिन के कार्य से सफलता नहीं मिलती है। अगर मेरे साथ 365 दिन चल लेते हैं तो ये मान के चलिएगा आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं बेहतर अंक से होगा, बेहतर योग्य उम्मीदवार के तौर पर होगा। इसके साथ साथ उत्थान सीरीज चल रहा है, आप लोग इसमें भाग ले सकते हैं। 71 BPSC के बच्चों के लिए जो अगर केवल टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबके बारे में बात कर, निर्माण सीरीज भी है, जो गाइडेंस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं 71वीं BPSC के स्टूडेंट निर्माण सीरीज में आ सकते हैं। इसके लिए कोई भी क्यूरी है तो दिए गए नंबर से बात कीजिए, बेहिचक बात कीजिए, बिंदास बात कीजिए, ठीक है। निरंतर सीरीज 72वीं के बच्चे के लिए है। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और एक मैराथन सीरीज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और निश्चित होकर अपनी तैयारी को डेली एक टॉपिक के साथ कवर कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। मेरा यही मानना, मैं हड़बड़ाता नहीं, एक साथ 10 टॉपिक एक दिन में नहीं कराता हूँ। एक टॉपिक विस्तृत जानकारी, उसके बाद किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल उसके कंटेंट को अच्छे से देख लीजिए, उसका क्रिप्स नोट्स बनाइए, उस पर बार बार रिवीजन कीजिए, कहानी खत्म कीजिए, BPSC हो आराम से निकालिए। क्लियर है। उसके बाद अगला दिन का टॉपिक क्या रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राजनीतिक दायित्व रहेंगे। उसके बाद मौलिक अधिकार को मैं अलग से कराऊंगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी समस्या हो, दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। वो प्रीलिम्स के लिए बात करनी हो, मेंस के लिए बात करनी हो या इंटरव्यू के लिए भी चल रहे हैं सेशन, तो आप इसके लिए हमसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।